जाएगा, उसे हम कहते हैं टेस्ट। ठीक है। आज स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इनिशियली से कि हिप्नोटाइज करने का सबसे पहला प्रोसेस क्या है। तो आपने लिखा था सजेस्टेबिलिटी टेस्ट, वहीं पे लिखेंगे आगे दूसरा प्रोसेस, यानी सजेस्टेबिलिटी टेस्ट पास हो गया व्यक्ति, उसके हाथ नजदीक आ गए, उसके बाद क्या करना है। वहां पे लिखेंगे एक बार व्यक्ति की सजेस्टेबिलिटी पास हो गई, व्यक्ति ट्रांस में जा सकता है, उस चीज को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद उसे समझाना है कि देखिए जब भी आप हिप्नोटिक अवस्था में जाओगे बेहोश नहीं होगे, अनकॉन्शियस नहीं होगे, गिरोगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो उसे ब्रीफ करना है जिससे उसके दिमाग से डर निकल जाए। फिर सभी लोग मेरी आंखों की तरफ देखेंगे, ऐसे आंखों से इशारा करके उसे बताना है कि ऐसे आपकी आंखें बंद हो जाएगी खुलेगी नहीं, ऐसे आंखों से इशारे करके उसे बताना है ऐसे आपकी आंखें बंद हो जाएगी खुलेगी नहीं, जितना खोलने की कोशिश करोगे और बंद होती जाएगी। ऐसे आंखों से इशारे करके उसे बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिप्नोसिस में। अगर ये नहीं करा है तो हिप्नोसिस के नंबर बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। डन। तो उन्हें बताना है आंखों से इशारे करके कि इस तरीके से आपकी आंखें बंद हो जाएगी, जितना खोलने की कोशिश करोगे और लॉक हो जाएगी या खुलेगी नहीं, जो चाहे बोलना चाहे बोल सकते हैं। उसके बाद उसे आरामदायक स्थिति में बिठा देंगे, आरामदायक स्थिति में बिठा देंगे, ऐसी कोई भी जगह पे बिठा देंगे जहां वो कन्वीनियंट तरीके से बैठ पाए, उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। गर्दन का ध्यान रखेंगे, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ऐसी जगह बिठाएंगे जहां पे उसकी गर्दन का भी बहुत ज्यादा उसके ऊपर लोड ना पड़े। ये कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है आपको। डन। उसके बाद लिखेंगे हिप्नोटाइज करने की लंबी विधि, उसे लिखेंगे। इसको हम लोग प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन में भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिक लेवल है, ये एडवांस लेवल नहीं है। तो यहाँ पे आपको उसके पीछे की बैकएंड साइंस नहीं समझनी है। आपको मैं जो बता रहा हूँ जो लिखा रहा हूँ वो कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि उसकी बैकएंड साइंस एडवांस लेवल का साइंस है तो वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ सेम टू सेम करते जाना है, ठीक है। वो ट्रांस में जाएगा। उससे पहले कुछ और नियम को हम लोग थोड़ा सा क्लियरली समझ लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ट्रांस में जाना इट मीन्स क्या, या डीप में कितने लेवल होते हैं, कौन से लेवल में क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो स्विच हो गया था, वो आपका कवर अप करा लेते हैं, फिर आपको मैं हिप्नोटिक सजेशन दिखा देता हूँ। अब ध्यान से सभी लोग लिख लेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा जरूरी है हिप्नोटिज्म के लिए। कल हम लोगों ने टेस्ट किया था, पहले जो उंगली से किया था इस तरीके से, उसे क्या बोलते हैं, फिंगर मैग्नेटिक टेस्ट, ठीक है। दूसरा हैंड मैग्नेटिक टेस्ट जो कल आपने लिखाया, ठीक है। आई रोल टेस्ट, जब हिप्नोटाइज में, जब व्यक्ति हिप्नोटिक अवस्था में होता है, जब व्यक्ति ट्रांस लाइक स्टेज में होता है तो उसकी आंखों से पता किया जा सकता है। आंखों से कैसे, 4 नंबर की जो आई बॉल्स है वो हिप्नोटिक की है। 0 पे आप देखोगे उसकी आई बॉल नॉर्मल है, 1 पे आप देखोगे उसकी आईबॉल में चेंजेस आना चालू हो गए, 2 में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, 3 में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 4 में उसकी आईबॉल एकदम ऊपर की तरफ जाके चिपक गई है जैसे हमारे संभावी मुद्रा में होता है।
ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारी आई बॉल को हमारी थर्ड आई में टिका देते हैं। इसी तरीके से हिप्नोटिज्म में ऐसा होता है। जब मैंने सेल्फ हिप्नोटिज्म अप्लाई किया होगा, तब आपने देखा होगा मैंने फोर्सफुली अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की, लेकिन जो आंखों की बोल्स होती है ना, वो एकदम ऊपर की तरफ जाके चिपक जाती। गहरे ट्रांस के अंदर ये होता है। जब भी बहुत गहरा ट्रांस होता है, तब क्या होता है, हमारी जो आई बॉल की मूवमेंट है, यानी जो ब्लैक मोती रहता है, वो बिल्कुल एकदम सेंटर में आके अलाइन हो जाता है ऊपर की तरफ। उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे सेम इमेज दी है जिसके जरिए आप देख सकते हो। ठीक है। आपकी जो आई बॉल है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ होगी, बीच की वाइट का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा दिखाई देगा। हिप्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट इट मींस नॉन स्टॉप घूरना, यानी नॉन स्टॉप। जब हमें किसी को हिप्नोटाइज करना होता है ना, तो अक्सर हम लोग उसको ऐसे देख रहे होते हैं, ऐसे नॉन स्टॉप। ऐसे देखने से क्या होता है, उदाहरण के तौर पे आपने नोट किया होगा, आपके घर में कोई बच्चा कोई गलती करके आता है और हम लोग खाली उसे ऐसे घूर घूर के देखते, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं पूछते, तो वो खुद ही बोलने लगता है मैंने ये नहीं किया है, मैंने वो नहीं किया है। क्यों? जब किसी व्यक्ति को नॉन स्टॉप घूरा जाता है ना, उसका कॉन्शियस माइंड सरेंडर कर देता है, और सबकॉन्शियस माइंड उसे बोलने लगता है कि बता दे, बता दे, बता दे। तो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो सारी चीजें बताने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज को क्लियरली समझ जाइए कि नॉन स्टॉप घूरने का काउंसलिंग का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? काउंसलिंग प्लस एनएलपी। जब भी आप किसी व्यक्ति को ऐसे देख रहे हो जी। ओके। ओके। वो आपको देख रहा है फिर भी आप नजरें नहीं झुका रहे हो, ओके। इट मीन्स उसका कॉन्शियस माइंड सरेंडर कर देगा। हमें क्या करवाना था? कॉन्शियस माइंड को सरेंडर। तो मल्टीपल टेक्निक, यहाँ पे हमने इस टेक्निक का भी इस्तेमाल किया, नॉन स्टॉप घूरने का। इसके लिए आपने देखा होगा काउंसलर, हिप्नोथेरेपिस्ट और पुलिस एडवोकेट और जज, वो लोग ऐसे ही देखते रहते हैं। पुलिस से आप कुछ भी बोलोगे ना, वो ऐसे ही देखेगा। उसे नहीं पता सही है या गलत, लेकिन जब आपको वो कंटिन्यू घूर रहा होता है ना, तो आपको अपने सही पे भी शक होने लग जाता है। आप बार बार अपने आप को बोलते हो नहीं नहीं सर, यही हुआ था, नहीं सर यही हुआ था। पुलिस वाला बोलता है मैं तब ना, मैंने आपसे कुछ पूछा, मतलब इट मीन्स वो बोलता है, तो वो रिपीटिवली बोलना है, क्योंकि उसके दिमाग में, दिल में एक डर आ जाता है। और वो डर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आई कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। और आई कांटेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? त्राटक करना पड़ेगा। जितना ज्यादा त्राटक होगा, उतना ज्यादा आपका आई कांटेक्ट होगा। पता चला आप ऐसे आई कांटेक्ट कर रहे हो और बीच बीच में ऐसे कर रहे हो, तो वो आई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है। तो त्राटक जितना ज्यादा आपका स्ट्रोंग होगा, उतनी ज्यादा आपकी पलकों की मूवमेंट कम होगी। पलकों की मूवमेंट कम होगी तो आप कितनी भी देर आई कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आपको त्राटक करना इसके लिए भी जरूरी है, ताकि जब आप मेस्मोरिज्म सीखो, इन केस अगर आप में से कई लोग आगे बढ़ना चाहेंगे हिप्नोटिज्म में, नॉन वर्बली हिप्नोसिस सीखना चाहेंगे, मेस्मोरिज्म में जाना चाहेंगे, तो भी त्राटक आपको बहुत ही काम आएगा। उनको बोलेंगे मेरी आंखों में देखिए, थोड़ी देर में व्यक्ति ट्रांस में चला जाएगा। ठीक है। तो मेस्मोरिज्म में ट्रांस या हिप्नोसिस या फिर त्राटक का बहुत ज्यादा रोल होता है। ठीक है, ये कुछ टेक्निक थी। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक चीज को समझ लीजिए कि जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ वो बहुत काम की चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लिखेंगे पर्सनालिटी। मुख्यतः चार तरीके की पर्सनालिटी होता है, काउंसलिंग प्लस हिप्नोसिस दोनों में यूज हो गया। पर्सनालिटी लिखिए। फर्स्ट है इमेजिनेटरी पर्सनालिटी, दूसरा है ऑडिटरी, तीसरा है विजुअलेटरी, चौथा है काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी। इमेजिनेटरी पर्सनालिटी, ऑडिटरी पर्सनालिटी, विजुअलेटरी पर्सनालिटी एंड काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी। डन, लिख लिया? हो जाए तो सिर्फ मेरे को कंफर्म करेंगे। आप में से किसी को पता है पर्सनालिटी क्या होती है? हैंड रेस करेंगे जिनको आइडिया होगा।
ओके, सर को पता है। 1 सेकेंड सर, सर आपको अनम्यूट किया है, थोड़ा सा ब्रीफ जानना चाहूंगा, क्या मतलब किस बिहाफ में आपको आइडिया है पर्सनैलिटी में? व्यक्तित्व, आदमी का व्यक्तित्व। व्यक्तित्व। ठीक है, मतलब ये पर्सनालिटी आपने पढ़ा है या अनुमान किया कि व्यक्तित्व है? नहीं नहीं, मेरे को जानकारी है, मैंने पढ़ा भी है, जानकारी भी ओके, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। हर हिप्नोथेरेपिस्ट अलग तरीके से बताता है, इसके है। जी लिए शायद आपको व्यक्तित्व बताया गया है। पर्सनालिटी का मतलब होता है आपके दिमाग में डेटा कैसे जाता है, जी 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 उस चीज को हम बोलते हैं पर्सनालिटी। जैसे आपको मैं जी उदाहरण दूं, एक स्कूल के अंदर 60 स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो एक जी स्टूडेंट फर्स्ट रैंक आता है, दूसरा सेकंड आता है, कई थर्ड आते हैं, बाकी लोग फेल हो जाते हैं, या बाकी लोग जी पासिंग मार्क्स के लिए भी बहुत ज्यादा अटक जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पासिंग मार्क्स भी नहीं आए। ठीक है। जी जी कई जी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, फिर बिगड़ने लग जाते हैं। कई पार्टनर के रिलेशन अच्छे होते हैं और अचानक गड़बड़ हो जाते हैं। कई ऐसे रिलेशन होते हैं जो बहुत स्मूथ होते हैं, फिर जी बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इन सब का कारण है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्यों कारण है? जैसे हम बाय फेस अलग है, हमारा फेस कैसे सब सभी लोगों का अलग है, कि हम लोग फेस से अलग दिख रहे, बिहेवियर से अलग है, बोलने में अलग है, वैसे ही हमारे दिमाग के अंदर जो डेटा जाता है ना, वो अलग अलग तरीके से जाता है। समझ लीजिए, अलग अलग तरीके से जाता है। मतलब हम लोग जो डेटा, आपने कल तो समझा कि इमेज को डेटा बोलेंगे, जो इमेज सेव कर रहे हो वो डेटा, लेकिन इमेज बना कैसे पा रहे हैं? तो अलग अलग तरीके से इमेज बना पा रहे हैं। पहले इमेजिनेटरी पर्सनालिटी लिखेंगे। इमेजिनेटरी पर्सनालिटी को डेटा कैसे रिसीव होता है? इमेजिन करके, कल्पना। अक्सर लड़के इमेजिनेटरी, मैं आपको बताता भी जाऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करना है और कौन से कौन होते हैं, तो काउंसलिंग का पार्ट है। अक्सर लड़के इमेजिनेटरी होते हैं, इनको डेटा कैसे रिसीव होता है? इमेजिन करके, विजुअलाइज, सोच के, थिंकिंग। बहुत खूबसूरत नदी है, सोच रहा है, विजुअलाइज होगा, उसे दिखेगा। इमेजिनेटरी पर्सनालिटी। ठीक है। तो इमेजिनेटरी पर्सनालिटी को डेटा कैसे रिसीव होता है? इमेजिन करके। ठीक है। दूसरी पर्सनालिटी लिखेंगे, ऑडिटरी पर्सनालिटी। उन्हें सुनने के माध्यम से डेटा रिसीव होता है। दूसरी पर्सनालिटी लिखेंगे, ऑडिटरी पर्सनालिटी। उन्हें सुनने के माध्यम से डेटा रिसीव होता है। एक में इमेजिन से, दूसरे में सुनने से। विजुअलेटरी पर्सनालिटी में लिखेंगे, इन्हें जाने से डेटा रिसीव होता है, जाने से। ठीक है। सर का हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, हिप्नोसिस का पहला नियम, हिप्नोसिस का कोई नियम नहीं है। तो हर हिप्नोथेरेपिस्ट अपने अनुभव और एक्सपीरियंस से बताता है। ठीक है। तो किसी और ने हो सकता है उनको कुछ और पढ़ाया हो, बट मैं अगर आपको एक चीज गाइड करूं, अगर आपको हिप्नोसिस में आगे बढ़ना है, तो कोई भी एक अच्छा हिप्नोथेरेपिस्ट हो ना, जो आपको समझ में आता है, कोई भी हो पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ उसी को फॉलो कीजिएगा। जैसे ही आप दूसरे हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाओगे ना, वो आपको अलग बताएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे ही तीसरे के पास जाओगे, वो अलग बताएगा और कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो वो कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो कोई एक डेडिकेटेड पर्सन को ही फॉलो कीजिएगा हिप्नोसिस में, क्योंकि हिप्नोसिस के कोई नियम नहीं है ना, तो हर कोई अपने अनुभव से बताता है। बेसिक्स कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। तो उस रूल्स को हम समझ रहे हैं, आगे हम वो भी समझेंगे। बट ये चीजें होती है, जैसे अभी लास्ट में लिखेंगे काइनेस्थेटिक में, उसे फील करने से डेटा रिसीव होता है, फील। उसे फील करने से डेटा रिसीव होता है। अब देखिए, स्कूल में टीचर वाले उदाहरण पे वापस मैं आ जाता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। टीचर बोर्ड पे लिख रहा है, टीचर बोर्ड पे लिख रहा है। ठीक है। अब लिख लिख के बोर्ड पे टीचर पढ़ा रहा है। तो जो इमेजिनेटरी पर्सनालिटी वाला होता है वो कौन होता है? ऑडिटरी पर्सनल, सॉरी, जो इमेजिनेटरी पर्सनालिटी वाला होता है ना, वो फोटोग्राफिक मेमोरी वाला होता है। कौन होता है? फोटोग्राफिक मेमोरी। तो फोटोग्राफिक मेमोरी को क्या होता है, एक बार उसने देख लिया तो उसे तुरंत याद हो जाता है। इसी के लिए जब टीचर ने लिखाया, उसने बोर्ड पे देखा, उसे तुरंत याद हो गया।
क्यों? उसकी मेमोरी फोटोग्राफिक है, तो उसे तुरंत याद हो गया। तो वो कौन है? वो स्कूल में उसकी जो मार्क्स होंगे कितने आएंगे? अच्छे, फर्स्ट रैंक आएगा, क्योंकि उसे तुरंत याद हो गया। टीचर ने लिखा है, उसने देखा, उसने सॉल्व कर दिया। टीचर ने लिखा है, उसके दिमाग में वो इमेज बन गई, छप गई पूरी तरीके से, फोटोग्राफिक मेमोरी है उसकी। ठीक है। अब आते हैं वापस सेकंड नंबर पे, ऑडिटरी पे। टीचर लिखा रहा है और साथ में बोल रहा है, क्योंकि उसे देखने से कुछ फील नहीं हुआ, उसे देखने से ज्यादा चीजें समझ में नहीं आई। लेकिन जब टीचर बोल रहा है तो उसे ज्यादा चीजें समझ में आ रही है। अच्छा, ए स्क्वायर बी, बी स्क्वायर, ये तो उसे समझ में आ रहा है। ठीक है। तो टीचर अगर बिना बोले लिखाएगा ना, तो फिर वो फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो गया? क्योंकि टीचर ने बोला नहीं, बोला नहीं, उसके दिमाग में डेटा गया नहीं, डेटा गया नहीं, तो उसे समझ में नहीं आया। ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति बोलता है, अभी आगे मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करूंगा तो आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो ऑडिटरी पर्सनैलिटी को समझ में आता है, बहुत कम बोलता है तो उसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है। विजुअलेटरी पर्सनैलिटी के पीछे स्टार बना के लिख लीजिए, ये लोग हिप्नोटाइज नहीं होते हैं। विजुअलेटरी पर्सनालिटी के पीछे स्टार बना के लिख लीजिए कि भूले भटके आप न्यू हो और गलती से कोई विजुअलेटरी पर्सनालिटी आ गया तो प्रेम से बोल देने का, सर हिप्नोसिस हर किसी पे काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि विजुअलेटरी पर्सनालिटी होती है ना, वो जल्दी से हिप्नोटाइज नहीं होते, उनके लिए चाहिए एक्सपीरियंस, या 5-10 बार बिठाना पड़ता है उन्हें। ठीक है। आगे बताऊंगा आइडेंटिफाई करने के तरीके। सेम काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी। अब काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी को कैसे डेटा रिसीव होता है? फील करने से। टीचर ने लिखाया, उसने पढ़ा, उसने अपने हिसाब से सोल्व किया, उसने अपने हिसाब से याद किया, तो उसे याद रहेगा, अदरवाइज उसे याद नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये 4 तरीके की मुख्यतर पर्सनालिटी होती है जिससे हम हिप्नोटिक अवस्था को समझते हैं इस पूरे दुनिया के अंदर। अब ये पर्सनालिटी हिप्नोसिस में क्यों आई? सिंपल है। हमारा हमारे दिमाग में डेटा कैसे जा रहा है, अगर वो ही नहीं पता होगा तो हिप्नोटाइज कैसे करेंगे? दूसरा मेन कारण, हिप्नोटाइज करने के लिए पहले ही हमें पता होना चाहिए, जैसे मैंने कल किया था। ठीक है। तो कल मैंने कैसे काफी लोगों को किया, इमीडिएटली हो गया। आपने बोला कि इतना जल्दी कैसे हो गया, इतना जल्दी कैसे हो गया? मेरी ग्रिप है, मैं देख के पकड़ लेता हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी कौन सी है, तुरंत मैं बता दूंगा, उसी के ऊपर वही टेक्निक लगाऊंगा। अगर आपकी पर्सनैलिटी दूसरी है, मैं दूसरी टेक्निक लगाऊंगा, तो आप हिप्नोटाइज नहीं होगे। सिंपल। तो आपको ये चीज को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए तरीके क्या है? मेरी तरफ देखेंगे। जब आप इमेजिनेटरी पर्सनालिटी की काउंसलिंग करोगे, जब आप इमेजिनेटरी पर्सनालिटी की काउंसलिंग करोगे, काउंसलिंग मतलब क्या? बिठाना, पूछना, सर क्या है, कैसा है, थोड़ा सा इधर उधर की बातें करना, उसके प्रति उसको थोड़ा रिलैक्स कराना। ठीक है। फिर उससे ऐसा कोई प्रश्न पूछना है जो 2-3 साल पुराना हो। क्या करना है? ऐसा कोई प्रश्न पूछना है जो 2-3 साल पुराना हो और उसे एकदम याद ना हो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़े। ठीक है। थोड़ा उसके दिमाग पे जोर डालना पड़े, ऐसा कोई प्रश्न पूछना है। तो जैसे ही आप ऐसे प्रश्न पूछोगे, देखिए मेरी तरफ, वो कैसे करेगा, अरे यार क्या था, अभी याद था, अरे वो वो मुझे याद था, या अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो कौन होता है? इमेजिनेटरी। आपके फ्रेंड्स में भी कहीं आपने देखा होगा, कई ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ऐसे करते हैं, अरे मेरे को बिल्कुल याद था, याद था, याद था। वो इमेजिनेटरी होते हैं। ठीक है। वो वैसे कैसे भी होंगे, लेकिन माइंड से वो बहुत शार्प होंगे। ठीक है। माइंड उनका बहुत तेज तर्रार होगा, लर्निंग में काफी फास्ट होंगे, फोटोग्राफिक मेमोरी होगी। ठीक है। हर जगह नहीं होगी, लेकिन फिर भी फोटोग्राफिक मेमोरी होगी। ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? सिंपल, काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग के दौरान ऐसा कोई प्रश्न पूछिए जो 2-3 साल पुराना हो। जैसे ही प्रश्न पूछेंगे, वो इस तरीके से या तो आईबॉल को ऊपर कर लेगा, या ऐसा लगेगा इधर की तरफ खींचेगा। सबकॉन्शियस माइंड से पूछता है, बता यार, बता यार, सबकॉन्शियस माइंड नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताता है, वो भी आगे हम समझेंगे। ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्नों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑडिटरी को आइडेंटिफाई करने का तरीका, हाँ और ना के सवाल पूछने हैं। ठीक है। सिंपल। अभी मैं कई लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, उनको रिक्वेस्ट आई होगी, वो सभी लोग अनम्यूट हो जाइए। जिन जिनको रिक्वेस्ट आई है वही लोग अनम्यूट होइएगा। फिर मैं बताऊंगा कि मैंने ये क्यों किया। सुरेश सर, खाना खा लिया आपने? हाँ जी, खाया। ओके, देन। सर आपने खाना खा लिया? चैंपियन सर। यस। ओके मैम, आपने खाना खा लिया? जी सर। यस सर।
ओके मैम, आपने? यस सर। ओके। एंड आपने मैम? अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। सिंपल चीज है। जब मैंने सुरेश सर से प्रश्न पूछा था, उन्होंने बोला जी। ठीक है। जब मैंने मैम से सवाल पूछा, उन्होंने बोला जी सर। ऑडिटरी पर्सनालिटी होती है ना, वो हाँ और ना के जवाब है ना, हम्म, हम्म, इस तरीके से देते हैं। याद रखिए, लड़कियां अक्सर ऑडिटरी होती है, इसके लिए आपने देखा होगा। कई बार उन्हें हम बोलते हैं ना, तो वो नहीं समझते, उन्हें चाहिए बार बार सुनना। आप बोलिए खाना मस्त, उनने कोई खाना बनाया है, आप उनको बोलिए अच्छा है, बस फिर आपके घर में कलेश चालू। उन्हें चाहिए बहुत बढ़िया था, इतना मस्त खाना था, वाह वाह मजा आ गया। तो आपके घर के कलेश कम होंगे। क्यों? एक बार सुनने से उन्हें डेटा रिसीव नहीं हुआ। आप सिंपल समझ लीजिए, जैसे बॉयज होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं ना कि आप मैं आपको खुश रखूंगा, आप सोचिए अब मैं आपके साथ पूरी लाइफ रहूंगा, हैप्पी रहेंगे। उन्हें ऐसा लगता है हमने हमारी बात सामने वाले व्यक्ति को समझा दी है, नहीं समझे वो। अगर वो इमेजिनेटरी है तो समझ गए, अगर वो ऑडिटरी है तो फिर कुछ दिनों बाद वही सिचुएशन आएगी, फिर कुछ दिनों बाद वही सिचुएशन आएगी, फिर कुछ दिनों बाद वही सिचुएशन आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपकी बात अभी तक समझ नहीं पाए, जो आप कहना चाहते थे। उन्हें चाहिए आप बार बार बोलिए। ठीक है, तो ऑडिटरी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके। पहला तरीका, अगर वो गर्ल है तो प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि ऑडिटरी है। ठीक है। दूसरा तरीका, यस और नो के सवाल पूछिए। यस और नो के सवाल पूछिए। जब भी आप यस और नो के सवाल पूछेंगे ना, वो व्यक्ति कैसे करेगा? वो व्यक्ति इस तरीके से करेगा, हम्म, हम्म, गाने के फॉर्म में हर जवाब को देता है वो। हर जवाब को कैसे देता है? गाने के फॉर्म में। तो जिनकी पर्सनालिटी ऑडिटरी है ना, वो खुद को फील कर पा रहे होंगे कि हाँ, उनके जवाब देने का पैटर्न ऐसा ही है। हाँ, उनकी मतलब बिहेवियर देखिए, पर्सनालिटी से कोई ये नहीं है कि ये गलत है या ये सही है। ना वो उनकी जगह गलत है, ना वो उनकी जगह सही है। अगर उनके दिमाग में वो डेटा जा रहा ही नहीं होगा, तो वो भी क्या करेंगे? अगर एक ही बार में व्यक्ति वो चीज को समझ ही नहीं पा रहा है, तो उसमें उनकी क्या गलती? अब आप इमेजिनेटरी को बार बार बोलोगे, जैसे लड़कों को आप बार बार एक ही काम बोलोगे, तो वो चिढ़ जाते हैं, हो जाते हैं ना, गुस्सा आ जाता है ना कि ये क्या है यार। इरिटेशन होता है, क्यों? क्योंकि लोग उन्हें सुनने से नहीं, विजुअलाइज से, सोचने से डेटा रिसीव होता है। अब कोई वहां बार बार बोल रहा है, तो उन्हें चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आ जाएगा, यार मैं जा रहा हूँ। तो ये काउंसलिंग है। काउंसलिंग में इस चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्यों रिलेशन बिगड़ा। जब आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे रिलेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, दोनों ने बहुत एफर्ट लगाए, दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन एक दूसरे को अपनी बातें ही नहीं समझा पाए। जब समझ ही नहीं पाए, तो साथ में रह नहीं पाएंगे। ठीक है। तो ये काउंसलिंग का पार्ट है। थर्ड में लिखेंगे हम लोग काइनेस्थेटिक को आइडेंटिफाई करने का तरीका। काइनेस्थेटिक को आइडेंटिफाई करना सबसे आसान होता है, अगर वो आपसे पहली बार मिल रहा है तो। दूसरी बार मिल रहा है तो अलग टेक्निक होगी, पहली बार मिल रहा है तो ये टेक्निक होगी। क्या करना है? सिर्फ इतना पूछना है, सर यहाँ तक आने में कोई तकलीफ हुई? सर यहाँ तक आने में आपको कोई तकलीफ हुई? जैसे ही आप ये पूछेंगे ना, वो बोलेगा अरे सर कोई तकलीफ नहीं हुई, इतने बजे निकला था, वहां से निकला, पहली गाड़ी पकड़ी, दूसरी ये पकड़ी, तीसरी ये पकड़ी, आपके यहाँ पे लैंडमार्क, यहाँ से यहाँ टर्न मारा, आपके उधर। आपके घर के आजू बाजू जितने लैंडमार्क है, जो रास्ता है, जो चीजें है, आपसे ज्यादा उसको पता होगी, भले वो एक ही बार में है, पहले ही बार में है। तो आपके भी कई ऐसे फ्रेंड होंगे ना, जो लोग बोलते हैं कि मेरे को एक बार आप किसी भी जगह लेके जाओ, फिर कितने भी सालों बाद मुझे भेजो, मैं चला जाऊंगा। वो कौन है? काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी की दूसरी एक और खासियत होती है, वो जीतने नहीं देते। वो सामने वाले को कभी जीतने नहीं देंगे। आप देखिएगा, जो ऐसे लोग होंगे ना, उनको नोट कीजिएगा, उनको ऐसा लगता होगा उन्हें सब कुछ आता है। उनसे आप कैसी भी बात कराओ, वो प्रूफ करेंगे, अरे मैं कर सकता हूँ, ये चीज हो सकती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन उसके अंदर टैलेंट है या नहीं, लेकिन वो हमेशा अपने आप को सर्वोपरि रखता है। ऐसा क्यों होता है? कॉन्शियस माइंड बहुत एग्री है। तो जब कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है ना, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है ना, तो क्या होता है, अपने आप को वो सर्वोपरि रखता है, सबसे आगे रखने की कोशिश करता है। ये कहता है काइनेस्थेटिक। सॉरी, ये होता है हमारा विजुअलेटरी।
विजुअलिटी में क्या होता है, सिंपल, कि वो अपने आप को सर्वोपरि रखता है। काइनेस्थेटिक में लिखेंगे, काइनेस्थेटिक लड़के और लड़की दोनों हो सकते हैं, ठीक है, और कई लोगों की पर्सनैलिटी चेंज भी होती रहती है। काइनेस्थेटिक का सिंपल मतलब है फील करना। फील करना मतलब बाहर बारिश हो रही है तो आप यहाँ खिड़की से देख के भी खुश हो सकते हो, यार कितनी खूबसूरत बारिश हो रही है। लेकिन काइनेस्थेटिक होगा तो वो बाहर बारिश में जाएगा, नहाएगा तो ही फील कर पाएगा, अदरवाइज उसको मजा नहीं आएगा, अंदर उसको दम घुटेगा, उसको बाहर कुछ प्राकृतिक सीन है तो वो वहां जाके फील करने की कोशिश करेगा, उधर उसको जीना है, उधर उसको देखना है, ठीक है। तो इस टाइप के लोग होते हैं ना, वो फील करने से ही डेटा रिसीव करते हैं। फील करने से मतलब कई लोग बोलते हैं ना कि आप तो मुझे बोलते ही नहीं हो, ठीक है, या आपने तो कभी मुझे जिक्र ही नहीं किया कि ये चीज है, आपने तो कभी मेरे मेरे साथ शेयर नहीं किया। तो वो कौन हो सकते, काइनेस्थेटिक हो सकते हैं। और कई लोगों की पर्सनालिटी चेंज होती रहती है, ठीक है। सविता मैम की पर्सनालिटी चेंज होती है, ठीक है। सुरेश सर की पर्सनालिटी चेंज होती है, नीलेश सर की पर्सनालिटी चेंज होती है, हेमलता मैम की तो चारों पर्सनालिटी आ चुकी है, ठीक है। स्विच करते हैं वो अपने मूड के हिसाब से। अगर उनका मूड अच्छा है तो फिर वो इमेजिनेशन में भी चले जाएंगे, विजुअलिटी में भी चले जाएंगे, काइनेस्थेटिक में भी, तो वो किसी भी पर्सनालिटी में जा सकते हैं, ठीक है। तो वो चेंज करते रहते हैं। तो ऐसे हर व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है, आज अगर आप नॉर्मल मूड में हो तो आप हैप्पी हो, ठीक है, तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। आपको किसी ने सुबह सुबह भड़का दिया है या गुस्सा दिला दिया है, फिर आपको कितनी भी अच्छी चीज दी जाए आपको सब बुरा लगेगा, तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी। उस दिन आपके साथ जो भी चीजें होगी ना, आपको सब बुरा ही बुरा दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे अगर एक इंसिडेंट को 2-3 महीने पे शिफ्ट कर दिया जाए तो आपकी पर्सनैलिटी बढ़ती चली जाएगी। 3-3 महीने इमेजिनेटरी रहेगी, 3-3 महीने विजुअलेटरी रहेगी, 3-3 महीने काइनेस्थेटिक रहेगी, ऐसे बदलती रहेगी, ठीक है। तो हिप्नोटिज्म के लिए सबसे अच्छी पर्सनालिटी कौन सी होती है, इमेजिनेटरी। तो अगर आपको परमानेंट, खाली हिप्नोसिस में ही नहीं, अगर आपको परमानेंट लाइफ में कुछ अच्छा चेंजेस चाहिए, कुछ गोल है, कुछ अचीवमेंट करना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो इन सारी पर्सनालिटी को छोड़ के खाली इमेजिनेटरी पर्सनालिटी में जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर नामुमकिन से नामुमकिन काम आप कर पाओगे। अब इमेजिनेटरी पर्सनालिटी को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 नींबू लेके आधी रात को शमशान में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, तो लिखिएगा नहीं, ये खाली एक मजाक का पार्ट था। सबसे आसान टेक्निक होती है पर्सनालिटी को बनाना। उसके लिए क्या करना है, कार्टून देखना है। आज भी मैं देखता हूँ, ठीक है। कार्टून के अंदर आपने देखा होगा बहुत यूनिक कैरेक्टर होते हैं, बहुत यूनिक यूनिक चीजें होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप देखेंगे उसमें हमें कई बार ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है, ठीक है, उसकी कल्पना नहीं है। जहां पे कल्पना आ जाती है ना, वहां कॉन्शियसनेस आ जाता है। जहां पे कल्पना नहीं है ना, वहां सबकॉन्शियस माइंड जग रहा है। तो जितना ज्यादा आप कार्टून देखेंगे उतना ज्यादा, पहली चीज तो आप क्रिएटिव बनेंगे, दूसरी चीज आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली इमेजिनेटरी हो जाएगी। ऑटोमेटिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है। रोज कार्टून देखिए, इमेजिनेटरी पर्सनालिटी में आप चले जाओगे। धीमे धीमे आपको विजुअलाइजेशन भी अच्छा होने लगेगा, थिंकिंग भी अच्छा होने लगेगा। आपने बच्चे देखोगे, बच्चे को आप बोलो डोरेमोन होता है, वो मान लेगा होता है। वो थोड़ी ऐसा बोलेगा डोरेमोन नहीं होता, ये सब तो नाटक है। आपको बोले डोरेमोन होता है, आप बोलोगे क्यों सर सुबह सुबह ऐसे कर रहे हो, क्यों। आप लोगों को पता है आपका कॉन्शियसनेस बहुत हाई है। कैसे हाई है, आप सभी लोग अगर अपने पेट को नोट करेंगे ना, तो जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जिनकी लाइफ में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है या कोई भी बीमारी है, उनकी पेट की मूवमेंट इतनी ही होगी। उनका पेट बहुत ज्यादा अंदर और बहुत ज्यादा बाहर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि लिए जब भी आपकी पेट की मूवमेंट गई, आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल दबा, ऑक्सीजन लेवल दबा, वैसे ही बीमारी बनना चालू हुई। चाहे वो साइकोसोमेटिक डिजीज हो, चाहे वो भौतिक बीमारी हो, या कोई भी बीमारी हो, आपकी पेट की मूवमेंट गई और तकलीफ आना चालू हो गई। तो आपने छोटे बच्चे देखे होंगे ना, तो उनका पेट कंप्लीटली जब इनहेल करते हैं एकदम फूलता है, एक्सेल करते हैं तब एकदम अंदर। तो वो पूरा मूवमेंट में, एकदम मूवमेंट में, ठीक है। आपकी वो मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन वही मूवमेंट अगर आपको लानी है, आप एक दिन घूमने चले जाइए हिल स्टेशन पे जहाँ बहुत खूबसूरत नजारे हो। उस दिन आप इनहेल कीजिएगा, आपको लगेगा कितना, मतलब इस हवा में वो नमी है या क्या शांति है। शांति हवा में नहीं थी, शांति एनवायरमेंट में नहीं थी, शांति काय में थी, आपकी वो पेट की मूवमेंट में, जो वापस उस एनवायरमेंट की वजह से वापस आ गई।
ठीक है। तो हम लोग जो योगिक प्रक्रिया करते हैं, जो आज योगिक प्रक्रिया और ये योगा ले लो, मेडिटेशन ले लो, साधना ले लो, ये सारी किस बिहाफ पे होती है? इस मूवमेंट को वापस लाने के लिए। ठीक है, कपाल भाती, ये वो सारी प्रक्रिया क्यों की जा रही है? इस मूवमेंट को वापस लाने के लिए। एंड ऑफ डे अगर सांस ही लेना है तो क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा लो या कम लो? फर्क पड़ता है। आप योगी की सांस देखोगे, जो योगी होते हैं उनकी सांस देखोगे ना, तो उनकी सांस बहुत लंबी होती है और गहरी होती है। उनकी अगर आप महसूस करेंगे तो उनकी नाक से जो हवा का फ्लो होता है ना, वो इतना फास्ट नहीं होता है। वो एक ही बार में होता है, एक ही बार में और खत्म हो जाता है। लेकिन इनहेल लंबा चलता है। ऐसा माना गया है कि अगर आप 1 मिनट में सिर्फ 4 सांस लो तो आपकी सारी बीमारी खुद ही ठीक हो जाएगी। आपको कुछ दवाई लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट में अगर आप सिर्फ 4 सांस ले रहे हो तो दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपको परेशान कर सकती है। लेकिन सिर्फ 4 सांस, वो भी रिपीटेटिवली। एक बार तो आपने ले ली, 2 बार ले ली, 1 घंटे ले ली, 2 घंटे बाद भूल जाओगे। ठीक है। रिपीटेटिवली अगर वो प्रैक्टिस आ जाए ना, अच्छा आपने 10 दिन 15 दिन भी प्रैक्टिस की ना, तो आपको इफेक्ट तो दिखने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो कुछ प्रिडिक्शन या कुछ चीजें जो मैं बता पा रहा हूँ, ये कुछ प्रक्रियाएं भी है जिसको मैं यहाँ सार्वजनिक रूप में नहीं बता पाऊंगा। बट है कुछ ऐसी प्रक्रिया जो बहुत अध्यात्म से जुड़ी और बहुत डीप लेवल का साइंस है। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। तो आपने समझा, इमेजिनेटरी, ऑडिटरी, विजुअलेटरी और काइनेस्थेटिक, चारों पर्सनालिटी की काउंसलिंग, चारों पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने के तरीके। और अगर आपको पर्सनालिटी आइडेंटिफाई करना नहीं आया तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो आपको लिखा रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कीजिए। अपना कुछ मत जोड़िए। जब आपने अपना कुछ जोड़ा है, रिजल्ट आपके हिसाब से बदल सकता है। ठीक है, मैंने जो बोला है सेम टू सेम किया तो रिजल्ट मेरे हिसाब से ही आएगा। ठीक है, तो मैंने जो आपको बोला 10 में से 5 होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आपने अपनी कुछ चीजों को ऐड किया है तो रिजल्ट बदल जाएगा। ठीक है, कोई भी लाइन भी ऐड करी तो बदल जाएगा। क्योंकि लिए मैंने जो स्क्रिप्ट, आज अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं तो आपको बहुत सारे पीडीएफ दिए होंगे। उस पीडीएफ को मैंने इन पर्सनैलिटी वाइज ही बनाया है। ठीक है, तो मेरे को आइडिया है कि कई लोगों को याद नहीं रहेगा, तो क्या करना है, पीडीएफ पढ़ लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। सेम टू सेम पीडीएफ पढ़ लीजिए, हो गया, प्रॉब्लम सोल्व। तो ये सारी चीजों को समझने का विषय है। आगे आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग लिख लेंगे और सभी लोग इसको समझ लेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। ब्रेन वेव लिखिए, सबसे पहले अल्फा, फिर लिखिए बीटा, फिर लिखिए गामा, फिर लिखिए सोमनाबुलिज्म। अल्फा बीटा गामा सोमनाबुलिज्म। जिनको बहुत बहुत डिटेल में लिखना है वो ये भी लिख सकते हैं, 8 से 12 गीगाहर्ट्ज, 12 से 18 गीगाहर्ट्ज। वो नीचे जो लिखा है ना वो भी लिख लीजिए। और चाहिए तो इसकी इमेज भी दे दूंगा। हो जाए तो सिर्फ मेरे को कंफर्म कीजिएगा। अल्फा बीटा गामा सोमनाबुलिज्म, 8 से 12, 12 से 18, 18 से 22 और 22 से अनलिमिटेड। ये क्या है? हमारी ब्रेन वेव्स। देन हो गया।
ओके। अल्फा, बीटा, गामा, सोमनाबुलिज्म क्या होता है? ठीक है। अल्फा के अंदर लिखेंगे फर्स्ट लेवल ऑफ हिप्नोटिज्म। जब व्यक्ति हिप्नोटाइज में जाता है ना, तो सबसे पहले अल्फा में जाता है, फर्स्ट लेवल ऑफ हिप्नोटिज्म। जैसे ही व्यक्ति को आपने स्लिप हिप्नोटाइज करने का पहला प्रोसेस किया, अल्फा में गया। अल्फा में क्या होता है? आई कैटेलेप्सी, उसकी आंखों पे आपका कंट्रोल आ जाता है। व्यक्ति की आंखों पे कंट्रोल आ जाता है। जैसे कल आपके साथ हो रहा था ना, आपकी आंखें नहीं खुल रही थी, तो आप कौन से लेवल पे थे? अल्फा में। आपकी आंखों पे कंट्रोल मेरा आ गया था। बीटा के अंदर लिखिए हैंड्स टक या मसल्स कैटेलेप्सी। मसल्स कैटेलेप्सी, मसल्स कैटेलेप्सी। मसल्स कैटेलेप्सी मतलब उसकी बॉडी पे हमारा कंट्रोल आ गया, शरीर पे। गामा में लिखिए इल्यूजनेशन। गामा में लिखिए हिलुसिनेशन। हिलुसिनेशन क्या होता है? आप में से जिस भी व्यक्ति ने मेरी वीडियो देखी होगी, उन्हें पता होगा, मैं खुली आंखों से नाम भुला देता हूँ। मैं खुली आंखों से जो बोलता हूँ ना, वो व्यक्ति करता चला जाता है। मैं बोलता हूँ आपके हस्बैंड का नाम बार, मान लेता है। मैं बोलता हूँ आज साहब का नाम ये, मान लेता है। वो सारी चीजों में मानता चला जाता है। ठीक है। तो वो कौन सा लेवल है ये? वो इल्यूजनेशन लेवल है, यानी गामा का लेवल है। ठीक है। तो अल्फा, बीटा, गामा और सोमनाबुलिज्म। सोमनाबुलिज्म के पीछे स्टार बना दीजिए और लिख लीजिए इस अवस्था में आप नए हो तब तक, या जब तक आपको अनुभव ना हो, किसी को नहीं डालना है। इस अवस्था में आपको जल्दी से किसी को नहीं डालना है। इस अवस्था में आपको जल्दी से किसी को नहीं डालना है, या डालना ही नहीं, अवॉइड कीजिए। जितना हो सके ना ऐसी चीजों को अवॉइड कीजिए। सोमनाबुलिज्म में क्यों नहीं डालना है? सोमनाबुलिज्म में व्यक्ति 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए सो जाता है, मैक्सिमम 4 घंटे के लिए। मैक्स टू मैक्स 4 घंटे के लिए। घर पे बोल के आया आधे घंटे में आता हूँ, पर्स मोबाइल सब कुछ दे के आया, और इधर 4 घंटे सो गया है, तो सोचो क्या हालत होगी। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ऐसा अवॉइड करवाते हैं जितना हो सके। हम बोलते हैं, क्योंकि जब एक तो व्यक्ति हिप्नोथेरेपिस्ट के पास आता है ना, तो घर पे वो एकदम सर पे कफन बांध के निकला होता है कि शायद आज मैं घर पहुंचूं या नहीं पहुंचूं। और उसमें भी अगर वो फैमिली के साथ या वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ आया है, तो वो तो नक्की करके ही आया होता है कि आज यहाँ से ही बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि हिप्नोथेरेपिस्ट तो सब कुछ बुलवा लेगा। कौन सी गर्लफ्रेंड थी, कौन सा बॉयफ्रेंड था, कहाँ पे क्या था, सब कुछ वो बोल देगा। और वो बोलता चला जाएगा, मस्त पैसा कहाँ रखा है, सब कुछ वो बताता जाएगा। जैसे ही आंखें खोलेगा उसे याद भी नहीं होगा उसने क्या क्या बोला। तो हम भुलवा भी सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस इंडिया में इलीगल है। मैं आपको बता दूं, बिना किसी व्यक्ति के परमिशन के ऐसा कुछ किया तो फंस जाओगे। ठीक है। इसके लिए मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। मैं खुद, अगर कोई मेरे को बोलता है ना सर मेरे को ये जानना है, हम लोग बोलते हैं सर अब वो नहीं हो सकता है, मना कर देते। फिर भी अगर वो व्यक्ति फोर्सफुली बोलता है कि सर हमें जानना है और हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं और दोनों का कंसर्न होता है, तो कंसर्न लेटर साइन करा के कर सकते हो। ठीक है। एक कंसर्न लेटर होता है, उसको साइन करा लीजिए, उसके बाद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने हैंड रेस किया है क्या? हाँ, 1 सेकेंड। जी बोलिए मैम, या मैसेज में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। ठीक है। तो बिना कंसर्न लेटर के, इट मीन्स बिना कंसर्न लेटर के अगर आपने ऐसी कोई भी चीज की है, तो आप थोड़ा सा तकलीफ में पड़ सकते हो।
क्यों पढ़ सकते हो? क्योंकि आपने बेसिक लेवल किया है। बेसिक लेवल में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको अभी नहीं पता है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं पता है, तो जाने अनजाने में आप कुछ गलती ना कर बैठो। ठीक है। कई बार तो क्या होता है, हमने जानबूझ के, जैसे एक व्यक्ति को पास्ट लाइफ में डाला, हम नहीं दिखाना चाहते थे उसकी मृत्यु, अब उसने मृत्यु देख ली। वो आपके पास आया था अपना डर निकालने, यहाँ से नया डर लेके जा रहा है, वो है मौत का। अब उसको मृत्यु से डर लगने लगेगा। लास्ट टाइम अगर उसकी बाइक पे एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है, अब वो बाइक चला ही नहीं सकता है भाई साहब, क्योंकि उसने देख लिया है बाइक से गिर के मैं मरा हूं। अब बाहर कैसे जाएगा, घर कैसे जाएगा? ये तो आपने तकलीफ ठीक करने की जगह बढ़ा दी। ठीक है। तो ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। थोड़ा सा ब्रीफिंग में बाद में भी दूंगा, बट ये मैं आपको ब्रीफ अभी ऊपर से बता रहा हूँ। अल्फा के अंदर क्या होता है, आई कैटेलेप्सी, आंखें लॉक हो गई, आंखों पे कंट्रोल आ गया। बीटा के अंदर मसल्स कैटेलेप्सी, हमने बोल दिया वो व्यक्ति उसके हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएगा। तीसरा, गामा के अंदर हम बोलेंगे खुली आंखों से ताजमहल गायब हो गया, उसके सामने होगा, नहीं होगा, दिखाई देगा। हम बोलेंगे देखिए आपके सामने ताजमहल है, उसे ताजमहल दिखाई देगा। हम बोलेंगे आपके सामने शाहरुख खान है, उसे शाहरुख खान दिखाई देगा। हम जो भी चीजें बोलेंगे उसे दिखाई देगी खुली आंखों से। आंखें खुली है फिर भी वो बोलेगा हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, सुनाई देगा। सुनाई देगा और दिखाई भी देगा पूरी तरीके से। उसके पांचों सेंसों पे हमारा कंट्रोल आ जाता है। गामा इनिशियल डेज में नहीं लगता है। जब आप नए हिप्नोथेरेपिस्ट हो ना, तो गामा लगाने की कोशिश मत करना, नहीं तो फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 1-2 महीने प्रैक्टिस कीजिए, फिर गामा में जाइए, बहुत अच्छे से लगेगा। ठीक है। 4-5-6-7 लोगों पे कर लीजिए, फिर गामा लगाइए, एकदम से लगने लगेगा और बहुत अच्छे से लगेगा। बट वो भी डिपेंड्स करता है कि आप कितने अच्छे से पढ़े हो, कितने अच्छे से हिप्नोसिस को समझे हो, उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। सोमनाबुलिज्म में व्यक्ति सो जाता है, फिर आप उसे हिलाओ डुलाओ पानी डालो, नहीं उठेगा। और गलती से आपने फोर्सफुली उठाया, गलती से आपने फोर्सफुली उठाया, तो उसको ऐसा सर दर्द आएगा जो लगभग 12 घंटे से पहले नहीं जाएगा। ठीक है। लेकिन क्या ऐसा होगा सोमनाबुलिज्म में सो गया तो उठे ही नहीं? ऐसा नहीं होगा। हाँ ये होगा कि सो गया है, 4 घंटे बाद उठेगा तो उसके शरीर में जहां पे भी तकलीफ थी वो ठीक हो गई खुद ही। आपको कुछ नहीं करना पड़ा। उसके शरीर में कहीं बहुत ज्यादा दर्द था, बहुत कुछ है, तो ठीक हो गया। अगर सब्जेक्ट बहुत सजेस्टेबल है और ऐसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद ना आना की, तो उन्हें सोमनाबुलिज्म में डाल दीजिए। ठीक है। आराम से वो सोएंगे, 2-3 घंटे बाद उठेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा लग रहा है एकदम, क्योंकि वो तो बहुत सालों बाद सोए, प्लस पूरी तरीके से सोए, एकदम रिलैक्सिंग नींद होती है। हिप्नोसिस की जो नींद होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। अपने आप में एक अलग अनुभव होता है हिप्नोसिस की नींद का। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। आगे थोड़ी सी चीजों को समझते, मेरे को नहीं लगता आज हम लोग हिप्नोटाइज की लॉन्ग विधि को लिख पाएंगे, बिकॉज वो काफी बड़ी है। तो टाइम की कमी की वजह से उसको कल पे ही रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ करता हूँ। और मेरी स्क्रीन को क्या हो गया? डन। तो ये चीजें कैसी है, ये पूरा हिप्नोसिस कैसे वर्क करता है, क्या चीजें इसके अंदर है, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी ब्रीफिंग की, अल्फा बीटा गामा और सारी चीजें। अच्छा ये डाल दिया पोस्ट हिप्नोटिक ट्रिगर सजेशन। ये पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन मैंने आपको अभी जो बताया ना कि आंखों से, आंखें मतलब वो ऐसे इशारे करके बताना, उसे क्या बोलते हैं हिप्नोटिक लैंग्वेज में? पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन, यानी हिप्नोटाइज करने से पहले बताया जाने वाला प्रोसेस। ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। चलिए आज पेंडुलम वाला समझ लेते हैं, पेंडुलम वाला आज आपका हो जाएगा। ठीक है। तो पेंडुलम से हिप्नोटाइज करने का प्रोसेस लिखेंगे। ठीक है। पेंडुलम कैसा होता है? ऐसा क्रिस्टल का। आप में से जिन लोगों ने देखा है उन्हें आइडिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए सिंपल क्रिस्टल का एक पेंडुलम होता है। ठीक है। सिर्फ 1 सेकेंड रुकिए, मैं पेंडुलम ले लूं, फिर आपको एक पेंडुलम से थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूंगा, तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि पेंडुलम से हिप्नोटाइज करने के लिए और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। पेंडुलम कहाँ से मंगाना है? कहीं से भी, अमेजोन से या जहाँ पे भी आपको पेंडुलम उपलब्ध हो, वहां से आप ऑर्डर कर दीजिए, पेंडुलम आपको मिल जाएगा।
ठीक है। और अगर आपको नहीं मिलता है ऑनलाइन में, अमेजोन पे या यहाँ वहां पे, तो आपको क्या करना है, आपके घर के बाजू में नियर बाय कहीं पे भी कोई भी ऐसी दुकान हो ना जो होम डेकोरेशन का सामान रखते हो, झूलर टाइप का, उधर से इस टाइप का एक स्टोन उठा के आइए। मैं कभी भी तैयार पेंडुलम नहीं लेता हूँ, ठीक है, मैं हमेशा स्टोन लेके आता हूँ, और स्टोन लेके आके फिर उसको बनाता हूँ। ठीक है। तो पेंडुलम से हिप्नोटाइज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, व्यक्ति को सेम सजेस्टेबिलिटी टेस्ट पास करा लो, आंखों से इशारे करके बता दो, उसके बाद आराम से बिठा दो, फिर हिप्नोटाइज प्रोसेस में आएंगे। उस व्यक्ति को बता देना है कि भाई मैं जो चीजें बोलूंगा उसे सुनना है और महसूस करना है। पेंडुलम को ऐसे पकड़ लेना है, पेंडुलम को इस तरीके से पकड़ लेना है। लो, हो गया। पेंडुलम को इस तरीके से पकड़ लेना है, और ऐसे नहीं पकड़ना है, सेंटर में नहीं, आंखों के सिद्ध में नहीं, यहाँ पे नहीं। पेंडुलम पकड़ना है ऐसे ऊपर, आंखों से ऊपर, जैसे उसको ऐसे ऊपर की तरफ देखना पड़े। कैसे पकड़ना है, ऐसे आंखों के थोड़ा सा ऊपर, जिससे उसको, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कहाँ होता है, पीछे। ठीक है। तो जब यहाँ से होता है ना तो फाइल पे सीधा लोड पड़ता है, तो ऐसे पकड़ना है जिससे उसकी आंखें भी थके। राइट। पेंडुलम को कैसे पकड़ना है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर, जिससे उसकी आंखें भी थके। ये हुआ पेंडुलम को पकड़ने का प्रोसेस। फर्स्ट स्टेज क्या हो गई हिप्नोटिज्म में, कि पेंडुलम थोड़ा सा ऊपर पकड़ना है, आंखों से थोड़ा सा ऊपर। सेकेंड स्टेज क्या है, उसे बोलना है कि इसके सेंटर में देखिए, इसके सेंटर में देखिए। ठीक है, सेकेंड स्टेज क्या है, इसके सेंटर में देखिए। फर्स्ट स्टेज आपने क्या करी, फर्स्ट स्टेज आपने की पेंडुलम पकड़ने की, सेकेंड स्टेज आपने क्या करी, पेंडुलम को ऊपर रखने की। ठीक है, ये रैपिड इंडक्शन में भी है। अभी बहुत कम लोग पेंडुलम से हिप्नोटाइज कर रहे हैं, बट जो जो प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट है ना, वो हमेशा पेंडुलम रखते हैं। जब उन्हें इमरजेंसी आती है ना, तब उन्हें पेंडुलम निकालना ही पड़ता है। जहाँ टफ सब्जेक्ट आ जाता है ना, हार्ड, वो पेंडुलम से हो जाता है। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, जो व्यक्ति इंस्टेंट इंडक्शन से नहीं गया वो पेंडुलम से चला जाएगा। ठीक है। कई बार पेंडुलम से नहीं जाएगा तो वो इंस्टेंट इंडक्शन से जाएगा, रैपिड इंडक्शन से जाएगा, या प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन से जाएगा। तो अलग अलग टेक्निक होती है, सारी चीजें अलग होती है। उसमें बोला सेंटर में देखना है, देखते जाइए। फिर इस पेंडुलम को हल्का सा राइट लेफ्ट हिलाना है ऐसे, और उसको बोलना है आई बॉल से देखते जाइए और पलके ना झपकाइए, बस इस तरीके से हिलाते जाना है, बहुत फास्ट नहीं, बिल्कुल ऐसे स्लो स्लो हिलाना है, जिससे उसकी आई बॉल उसे ट्रैक कर पाए। क्या करना है, थोड़ा स्लो स्लो हिलाना है जिससे उसकी आई बॉल उसे ट्रैक कर पाए। ऐसे हल्का हल्का हिलाना है और बोलते जाना है। क्या बोलना है, आपकी आंखें भारी होती जा रही है और भारी होती जा रही है, कहाँ पे मिलेगा, स्लीपिंग प्रोग्रामिंग, आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक इमेज दी गई है, वही सेम टू सेम बोलते जाना है। क्या बोलना है, अब आपकी आंखें बहुत ही तेजी से भारी होती जा रही है और भारी होती जा रही है, जैसे मैं स्लिप बोलूंगा एक गहरी नींद की अवस्था में चले जाओगे, पूरी तरीके से सो जाओगे, आपकी आंखें इतनी भारी हो चुकी है कि गहरी नींद में जाते जा रहे हो। मेरे को प्रॉपर तरीके से याद हो चुका है, तो मेरी स्पीड है, आपको स्पीड से बोलने की जरूरत नहीं, नॉर्मलाइज बोलना है, वॉइस टोन का ध्यान रखना है। जब आप हिप्नोटाइज करने वाले हो तब कैसे भी बोलिए चलेगा। प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन में बोलने का तरीका अलग होता है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता, महसूस कीजिए आपका शरीर ढीला और शांत हो चुका है, पूरी तरीके से गहरी नींद में आ चुके हो, नहीं। तब वॉइस कैसी होगी, महसूस कीजिए कि आपका शरीर पूरी तरीके से शांत हो चुका है, एंड नाउ आप एक गहरी और गहरी नींद में जा रहे हो। तो मच बेटर ऑप्शन कौन सा था, कौन सा सही लगा, दूसरा वाला। आपके शरीर को पूरी तरीके से वो रिलैक्स कर पाएगा, वॉइस टोन बहुत इफेक्ट देती है इन सारी चीजों में। ठीक है। तो पहला वाला कहाँ यूज होता है, रैपिड में। दूसरा वाला कहाँ यूज होता है, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन में। दो टेक्निक चल रही है यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस पेंडुलम को हल्का 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 ऐसे 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 हिलाया 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 हिलाया। जब वो व्यक्ति ऐसे आंखें ऐसे कर रहा है, ऐसे, मतलब आपको लग रहा है कि उसकी आंखें थक गई है,
या वो मतलब इतना थक गई है कि वो उसको बंद करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, या बस उसको चाहिए कि अब आंखें बंद हो जाए, तब आपको क्या करना है, इस पेंडुलम को इस पेंडुलम को ऐसे, या तो ऐसे ऊपर नीचे कर लेना है। क्या करना है, ऐसे, या तो ऐसे ऊपर नीचे कर लेना, और जैसे ही आप ये करें वैसे ही ऐसे स्लिप, या तो दूसरे हाथ से ऐसे स्लिप, यहाँ पे हाथ रख के स्लिप, ये वर्ड का प्रयोग करना है, यहाँ पे हाथ रख के स्लिप, या तो पीछे से ऐसे हाथ रख के स्लिप, झटका दे के ऐसे स्लिप बोल देना है। यानी दोनों टेक्निक को साथ में करा तो क्या किया, ये मेरे को लगा उसकी आंखें थक रही है, वैसे ही मैंने क्या किया, ऐसे करके ऐसे स्लिप, सो गया, वो ट्रांस में चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, ये सेकंड निकल गया ना तो आंख खोल देगा वो, तो गारंटी उसकी आंख खुल जाएगी। ये फिक्शन ऑफ सेकेंड आपने पकड़ लिया, तो वो आंखें बंद करके ऐसे बैठा है या ऐसे बैठा है, उसकी आंखें बंद है। देखिए जैसे ही आपने स्लिप बोला, ठीक है, तो वो तो आपके साथ मिला हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो या तो वो ट्रांस में जाएगा तो ही वो आंखें बंद करेगा, नहीं तो वो आंखें खुली करके ऐसे देखेगा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो वो अजीब बिहेव करेगा। ऐसे कई लोग आएंगे आपके पास, ठीक है, इनिशियल डेज में तो बहुत आएंगे, जैसे बोलेंगे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसा भी होगा, तो वो फिक्शन ऑफ सेकंड पकड़ना है, उसकी आंखें से थक रही है, तभी क्रिएट करके स्लिप इंडक्शन ट्रांस में चला गया। आइडेंटिफाई ट्रांस को करने का क्या टेक्निक, ऐसे हाथ उठाइए और ड्रॉप कीजिए, ऐसे डेड बॉडी की तरह नीचे गिर रहा है मतलब बहुत गहरे ध्यान में है। ऐसे हाथ उठाया, ड्रॉप किया, और ऐसे डेड बॉडी के जैसे नीचे गिर रहा है, इसका मतलब बहुत गहरे ध्यान में है। आंखें बंद है, आंखें बंद है, हाथ उठाया और ऐसे स्लोली स्लोली नीचे जा रहा है, मतलब काय में, अल्फा में, बीटा में नहीं है। आंखें बंद है, लेकिन हाथ ऐसे स्लोली स्लोली नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाटक कर रहा है, नहीं, ट्रांस में है, लेकिन कभी भी बाहर आ जाएगा। आपने जोर से बोल दिया "ए", तो उठ जाएगा। आपने जोर से ताली बजा दी, आवाज उठ कर दी, उठ जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल चीजों को समझना है। अगर कोई व्यक्ति हिप्नोटाइज हुआ है और आपने उससे पूछा क्या टाइम हो रहा है, तो क्या होगा, आपके हिसाब से क्या होगा, आंखें खोल देगा। फर्स्ट दिन ही मैंने समझाया था, कॉन्शियस माइंड का सवाल है टाइम। ऐसे सवाल का भी उपयोग नहीं कीजिएगा जिससे वो व्यक्ति आंखें खोल देवे। आप समझ लीजिए ये सवाल मैंने यहाँ क्यों रखा, ताकि ऐसे सवाल, शॉर्ट टर्म मेमोरी का कोई सवाल नहीं पूछना है। शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी आज के दिन का, चाहे वो रात में आपके पास 12 बजे आया हो तो भी नहीं पूछना है। जो आज के दिन की मेमोरी होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वो कॉन्शियस माइंड में होती है, रात को प्रोसेस होके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो ऐसा कोई भी प्रश्न पूछोगे तुरंत वो बोलेगा अरे ये तो मेरे पास है ही नहीं, अरे कॉन्शियस माइंड, चलिए आप आ जाइए और बताइए। और कॉन्शियस माइंड आ गया तो वो तो आंखें खोल ही लेगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछने जो कॉन्शियस माइंड के हो या कॉन्शियस माइंड के थ्रू चलते हो। तो ये पेंडुलम से हिप्नोटाइज करने का प्रोसेस है, बहुत इजी है। अगर नहीं समझ में आया है तो कल फिर से हम लोग इसकी ब्रीफिंग करेंगे, मैं थोड़ा और आपको इसको क्लियर करा दूंगा। सब्जेक्ट अवेलेबल रहा तो प्रैक्टिकल देख लेंगे। ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट पूरा। कल एक और टेक्निक समझेंगे, फिर हिप्नोटाइज करने की लंबी विधि समझेंगे जिससे आप हिप्नोटाइज कर पाओगे। आज से आपको सेल्फ हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है वो जानने से पहले एक और चीज को जाननी है कि ये प्रैक्टिस उसी रूम में करनी है जहां आप अकेले हो। अदरवाइज घर वाले पागल डिक्लेयर कर सकते हैं। जब मैंने किया था तब मुझे भी कर दिया था, और आज भी कभी कभार बोलते हैं कि क्या अजीबोगरीब हरकत कर रहा है तो। ठीक है, क्योंकि सेल्फ हिप्नोटिज्म में क्या होता है, हम ही बोल रहे होते हैं, हम ही सुन रहे होते हैं, सामने वाले को लगता है यही बोल रहा है, यही क्यों कर रहा है। ठीक है, उन्हें नहीं पता ना कि हम करना नहीं चाह रहे लेकिन हो रहा है। तो ऐसे रूम में कीजिएगा जहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं हो या कोई देखने वाला नहीं हो, या तो अगर कोई देखने वाला हो तो कोई दिक्कत ना हो तो करेंगे। मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों हाथों को ऐसे कर लेंगे
और आंखें बंद करेंगे और फील करेंगे मेरे दोनों हाथों के बीच में एक पावरफुल मैग्नेट है और बहुत ही तेजी से मेरे हाथ आपस में क्लोज चले आएंगे। मेरे दोनों हाथों के बीच में एक पावरफुल मैग्नेट है और मेरे हाथ दोनों हाथ कंप्लीटली तेजी से नजदीक आ रहे हो और तेजी से नजदीक आते जा रहे हो और तेजी से नजदीक आते जा रहे। मेरे दोनों हाथों के बीच में पावरफुल मैग्नेट है और मेरे दोनों हाथ बहुत ही तेजी से नजदीक आ रहे हो और 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 तेजी से नजदीक आ रहे। इस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है। अभी अगर आपने नोट किया हो तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड कितनी जल्दी सुना, इतनी ही जल्दी अगर आपके हाथ नजदीक आने लग गए, इसका मतलब आप जो भी बोलोगे आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनेगा। इस प्रैक्टिस को कितने दिन करना है? जब तक आपके हाथ नजदीक ना आने लग जाए। एक बार नजदीक आने लग गए, झटके लेने लग गए, ऐसे ऐसे हिलने लग गए बिना कुछ करे, तब आप समझ लीजिए अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात सुन रहा है, धीरे धीरे ही लेकिन सुनने लगा है। फिर धीमे धीमे उसको बढ़ाइए और जैसे ही खुद आने लग गया है, इसका मतलब अब आपकी सबकॉन्शियस माइंड प्रॉपर तरीके से बात सुन रहा है। फिर आएंगे लेवल 2 में। लेवल 2 में क्या करेंगे? आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है, और अपनी आंखें बंद कर लेंगे और प्रोग्रामिंग करेंगे। बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो मेरी आंखें वापस बंद हो जाएगी, ठीक है। क्या बोलेंगे कि मेरी आंखें भारी हो गई है, बंद हो चुकी है, खुलेगी नहीं, जितना खोलने की कोशिश करूंगा बंद हो जाएगी। ये होती है लेवल 2। उसके अंदर हम हमारी आंखों को लॉक कर देते हैं। फिर खोलने की कोशिश करनी है, खुल गई, नहीं खुल रही है, मतलब मैं गहरी नींद में हूँ। फिर अगर गहरी नींद में हूँ तो ट्रिगर बनाना है। ट्रिगर क्या बनाना है? जैसे मैंने बनाया था चुटकी, तो चुटकी ट्रिगर नहीं था, मैंने बजाई थी चुटकी, लेकिन चुटकी के साथ एक पासवर्ड था, वो बोलने के साथ मैं ट्रांस में गया। खाली चुटकी होता तो अभी भी मैं किसी को हिप्नोटाइज करते हुए चुटकी बजाऊंगा और गिर जाऊंगा, ठीक है। तो सेम आप ऐसा कोई वर्ड रखिए, मैं 3 फिंगर टच करूंगा और आंखें बंद करके फील करूंगी, गहरी नींद में चले जाऊंगी, वापस आंखें लॉक हो जाएगी, ऐसा बोलना है। रिपीटेटिवली बोलना है, बार बार, फिर ट्राई करना है। नहीं खुल रहा है, फिर आंखें खोलनी है। फिर उठाने की भी प्रोग्रामिंग करनी है कि 1 2 3 बोलूंगी तब आंख खुलेगी, ठीक है। तो ऐसे उठाने की भी प्रोग्रामिंग करनी है, सुलाने की भी कर ली। फिर आंखें खोल ली, फिर वापस आंख बंद की, अपना ट्रिगर लगाया, फिर देखा नहीं खुली, ओके, ट्रिगर नाउ सेट कंप्लीटली। फिर जब भी आप ऐसे करोगे, आंखें बंद करोगे, फील करोगे, वो लॉक हो जाएगी। जब भी आप ऐसे करोगे, आंखें बंद करोगे, लॉक हो जाएगी, ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसको मुझे करने में लगे थे 2 साल, ठीक है। अब मुझे 2 साल इसके लिए लगे थे क्योंकि मैंने कहीं से नहीं सीखा था, ठीक है। सेल्फ हिप्नोसिस मैंने कहीं पे भी नहीं सीखा है, किसी अच्छे मेंटर से नहीं सीखा, किसी से नहीं सीखा, ये खुद मैंने किया। ट्रिगर भी मैंने खुद ने बनाया, चीजें भी मैंने अपने अंदर डेवलप की। तो इसके लिए मेरे को 2 साल लगे। तो 2 साल तक मैं रोज ऐसे हाथ को करता था, सोच लीजिए कितना पेशेंस होगा मेरे अंदर। 2 साल तक डेली का मेरे ये काम था, 2 साल तक ये रेगुलर चलेगा, मतलब चलेगा। इसे रिपीटेटिवली जितना करोगे ना, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। और एक बार कर लिया, फिर आपने सोच लिया कि ये करना है, तो होके ही रहेगा। या तो जब तक वो चीज हो नहीं जाती ना, आपको चैन नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे कितना भी टफ काम हो, आप कर सकते हो, ठीक है। आप में से कई लोगों ने नोट किया होगा, ठीक है, कि जैसे अभी आपने नोट किया हो तो क्लासेस में आप सभी लोगों को मजा आ रहा है, क्लासेस में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, सभी लोगों को मजा आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें मेरे अंदर प्रॉब्लम है, जिसमें से कि इंग्लिश, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने क्यों लाया? क्योंकि लिए मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, बट मैंने 7 दिन के अंदर प्रोफेशनल हैकिंग सीखी थी। पुलिस के साथ साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ मैं। 7 दिन के अंदर, खाली 7 डेज के अंदर मैंने प्रोफेशनल, आज भी आप मुझे किसी भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर दीजिए, 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर उसी के नंबर को हैक करके दूसरे को फोन करके दिखा सकता हूँ, मैसेज करके दिखा सकता हूँ, मेल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटीज में भी मैं काम कर चुका हूँ। फाइनेंस मैनेजर, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर, उन सारी जगहों से मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। तो ये सारा कमाल किसका है? सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का, सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का। इनफ। मेरी जितनी वेबसाइट है, आप जितनी भी वेबसाइटें देख रहे हो, वो सारी मैंने ही बनाई है। वेबसाइट्स भी डेवलपमेंट, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट भी मैं करता था, और आज भी आता है मेरे को, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट दोनों आता है। वो भी मैंने कहीं नहीं सीखा, वो चीजें भी मैंने कहीं नहीं सीखी, खाली यूट्यूब से थोड़ा बहुत नॉलेज लिया, उसके बाद में प्रैक्टिस में आ गया। तो ये कैसे होता है? सबकॉन्शियस माइंड।
ठीक है, अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ लिया ना, तो आप स्वामी विवेकानंद की तरह बुक के ऑथर को सोचोगे, उसकी बुक को सोचोगे, बुक के साथ कनेक्शन पाओगे और पूरा नॉलेज आपके अंदर। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद के पास पूरा का पूरा एक्सेस था सबकॉन्शियस माइंड का, और एक्सट्रीम लेवल का एक्सेस था। इतना अगर एक्सट्रीम लेवल पे आपको जाना है ना, तो पूरी तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाना पड़ेगा, तो ही जा पाओगे। फिर चाहे आप बोलो मेरे को टेलीकिनेसिस करना है, कर सकते हो, फायरोकिनेसिस करना है, कर सकते हो, जो चाहे करना है कर सकते हो। ठीक है। लेकिन इतना एक्सट्रीम लेवल के लिए कॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से सुलाना पड़ेगा। फिर आपके मन में सवाल नहीं आना चाहिए होगा या नहीं होगा। सवाल आया मतलब नहीं होगा, कहानी खत्म हो गई। फिर उस चीज को सोचने का करने का कोई मतलब ही नहीं है। कल हम लोग माइंड के पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड पढ़ेंगे, साथ में हम लोग ये टेक्निक पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे वर्ड है। जैसे आप में से अगर कोई लोग अपने वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे होंगे, ठीक है, तो जो लोग कर रहे हैं ना, उनका वेट कम नहीं हो रहा होगा, थोड़ा कम होता है फिर हो जाता है, फिर कम होता है फिर हो जाता है, तो कम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कल की क्लास में पता चल जाएगा। कई लोग हमारी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, कर नहीं पा रहे, जो मतलब उन्हें लगता है कि मैं इसके लिए काबिल हूँ, उन्हें लगता है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, कल की क्लास में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि लिए जाने अनजाने में वो सबकॉन्शियस माइंड को पहले ही बोल दे रहे हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं करना है, जाने अनजाने में। तो आप में से कई लोगों ने सुना है ना, मीठा खाने से शुगर होता है, मीठा खाने से शुगर नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों ने सुना है मीठा खाने से शुगर होता है, 21 दिन खा लीजिए, 22 दिन शुगर, 22वें दिन शुगर टेस्ट कराइए, पॉजिटिव आएगा। ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। ठीक है। जब हम किसी को देखने हॉस्पिटल जाते हैं ना, और वो 19 साल का लड़का है, 17 साल का लड़का है, उससे अटैक आया है, तो हम देख के क्या सोचते हैं, यार इतनी कम उम्र में अटैक आ गया बेचारा। उसकी प्रॉब्लम के साथ हम जुड़ गए ऐसा नहीं है, हम वहां से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दे के आए हैं कि भाई 19 साल में भी अटैक आ सकता है, हम तो 28 के आएगा ही आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम तो अटैक में ही जाएंगे। एक बड़ा इंसिडेंट होगा, एक बड़ा इंसिडेंट यानी एक ऐसी घटना घट गई जिसके अंदर आप बहुत स्ट्रेस में हो, सबसे पहले आने वाला चीज होगी वो अटैक। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास अटैक की फाइल है, अटैक का डेटा है, अटैक की पूरी फंक्शन है कि कैसे होता है, तो वो आएगा ही आएगा। ये सारी चीजें इसी तरीके से काम करती है, हिप्नोसिस इसी तरीके से काम करता है। माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी, सिंपल। ठीक है। मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर आपके प्रश्नों को लेंगे, फिर बाकी की चीजों को अपन कल समझेंगे। और सबको रिक्वेस्ट आ गई होगी, वन बाय वन अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। हाँ सर, मैं नीलेश बोल रहा हूँ मुंबई से। हम्म। हाँ सर, मेरा एक प्रश्न था। जैसे सर ये अल्फा बीटा बताया सर, हम्म। वैसे जो माइंड में जो रहता है, जैसे सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, सुप्रा कॉन्शियस माइंड है, तो जो हम्म। उसके लेवल है सर, तो उसमें हम्म। सबकॉन्शियस माइंड पे ही मतलब ये काम करना है सर। हम्म। देखिए मैं आपको एक सिंपल साइंस बताता हूँ। माइंड में हमारा सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, उसके आगे कुछ नहीं होता है। ठीक है। ओके क्यों नहीं ओके। होता है? क्योंकि लिए हर हिप्नोथेरेपिस्ट बना लेगा, हर लोग अपने तरीके से बना लेंगे। मैं आपको बोलूंगा 7 स्टेज ऑफ हिप्नोटिज्म, फिर बोलूंगा मैस्मोरिज्म, ऐसे अलग अलग टेक्निक बना के सेल किया जाता है। तीन ही होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड के भी अंदर की रहस्यमय दुनिया है। यानी सबकॉन्शियस माइंड तक तो आपने पढ़ा, सबकॉन्शियस माइंड के बाद क्या है, वो थोड़ा एडवांस लेवल का साइंस है। इसके लिए मैंने आपको अनकॉन्शियस माइंड यहाँ पढ़ाया ही नहीं, अनकॉन्शियस ओके। माइंड यहाँ छेड़ा ही नहीं है। एक जी जी। छोटी सी चीज छूट गई थी, वो चीज मैं कवर करता हूँ। आपने अल्फा बीटा गामा बोला तो मुझे याद आ गया। ठीक है। आपने सुना अल्फा बीटा गामा सोमनाबुलिज्म, लेकिन पूछा नहीं किसी ने, और मेरे से भी स्विच हो गया। अल्फा बीटा गामा सोमनाबुलिज्म है क्या? जैसे हमारा दिल धड़कता है, वाइब्रेट करता है, उसी की तरह हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो भी धड़कता है। इट मीन्स उसकी भी एक वाइब्रेशन है, वो या तो स्लो धड़कता है या फास्ट धड़कता है। तो जो हमारे दिल को धड़कने की जो वाइब्रेशन होती है, उसको मापने की मशीन को हम क्या बोलते हैं, ईसीजी मशीन। ठीक है। ईसीजी मशीन के अंदर एक डेटा है, जिसके अंदर 1 मिनट के अंदर हमारा दिल इतनी बार धड़कना चाहिए।
उससे ज्यादा धड़क रहा है मतलब गड़बड़, कम धड़क रहा है मतलब गड़बड़। दोनों सिचुएशन के अंदर वो आइडेंटिफाई करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ब्रेन की भी जो आपने लिखा ना, 13 से 12 से 21 से 22 पर सेकेंड में हमारा ब्रेन इतनी बारी वाइब्रेट करता है। उसे जी मापने की मशीन क्या होती है, GH4। ठीक है, GH4 एक मशीन होती है, यहाँ पे इंडिया में वो नहीं मिलेगी। वो अक्सर अमेरिका से लाई जाती है, अमेरिका में वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज्यादा पाई जाती है। इंडिया के अंदर लगभग महंगी भी पड़ती है, 2-3 लाख रुपए की वो मशीन आती है। वो क्या करती है, वो आइडेंटिफाई करती है कि आपके ब्रेन वेव्स कितनी है, नॉर्मल है मतलब वाइब्रेशन कितना है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके आपको बताती है नॉर्मल है। तो जब हम लोग हिप्नोटाइज करते हैं ना, तो उसकी जो वाइब्रेशन है ना, जो दिल की जो माइंड धड़क रहा है, उसको चेंज कर देते हैं। या तो बहुत ज्यादा बढ़ा देते, या तो बहुत ज्यादा घटा देते। बहुत ज्यादा बढ़ गया मतलब अल्फा से बीटा में चला गया, फिर बढ़ा दिया बीटा से गामा में चला गया, फिर बढ़ा दिया गामा से सोमनाबुलिज्म। या तो बहुत ज्यादा घटा दिया तो वापिस अल्फा से बीटा, बीटा से गामा, सोमनाबुलिज्म चेंज होता रहेगा। यस ठीक सर। है, तो ये वाइब्रेशन है। तो जी आपने जी नोट किया होगा, आप भी जब अगर आप प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करते हैं ना, हाँ सर, कल कराया था ना सर आपने। तो आप प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करते हैं तो उसमें आपने नोट किया होगा, आप बोलते हैं इमेजिन कीजिए आपके सामने खूबसूरत पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, झरना है, और भी बहुत सारी चीजें बोलनी पड़ती है। ठीक है, जी हाँ। ऐसे मल्टीपल चीजें बोलनी पड़ती है। क्यों? मैसेज यूनिट बढ़ा रहे, मैसेज यूनिट यानी उसकी जो इमेजिनेशन पावर है उस पर लोड डाला जा रहा है, जिससे उसकी ब्रेन वेव्स बढ़ रही है, ब्रेन वेव से वाइब्रेशन चेंज हो रही है, वाइब्रेशन से ट्रांस में जा रहा है। वो जी जी बहुत एक्सट्रीम लेवल का साइंस है, ये साइंटिफिक प्रोसेस है। बट यहाँ पे इतनी सारी चीजें मैं खुल के नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि लिए बेसिक से जब आप एडवांस में जाते हो तो हम पूरे ब्रेन को खोल के रख देते हैं कि एक विचार कैसे बनता है, कैसे आता है, क्या चीजें होती है, कैसे बनता है, सब कुछ बताते हैं। बट यहाँ आप कॉपी पेस्ट कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जी जी जी। और ये सर समझे? हाँ, जी सर, वो जो जैसे आपने बताया, जैसे साउंड वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का जो ये खेल है सर। हेलो। हाँ हाँ। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, तो सर एक प्रश्न था सर, जैसे अभी लाइफ में समझे, जैसे अभी मेरा ही मैं बताऊं कि जैसे मैं फेलर में हूँ सर, तो जो हम्म भी अभी तक बिजनेस किए सब फेलर ही हो रहा है। हम्म। तो उसका रीजन भी सर इसमें मतलब क्या क्लियर हो सकता है क्या हिप्नोटिज्म से? हिप्नोटिज्म से हो सकता है, वाइब्रेशन से हो सकता है। ठीक है। या तो उसको चेंज करके मतलब प्रॉफिटेबल में ला सकते हैं, जैसे अभी एज एज फैक्टर भी है, तो जैसे अभी 57 है, तो क्या इसमें भी अभी हम भी इम्प्रूव कर सकते हैं क्या सर? वो पूछना था सर। कर सकते हैं। आपके गुरु कौन है? गुरु मतलब मैं तो वैष्णव आपको हूँ तो। मैंने सिंपल एक सवाल पूछा है, वो भी क्यों पूछा है आगे पता चल जाएगा। आपके मैं गुरु। वैष्णव हूँ तो मैं तो सर श्री कृष्ण भगवान हम लोग मानते हैं। हम्म। गुजराती हूँ तो कैसा है, हम लोग उसको ही मानते हैं ज्यादा सर। भौतिक रूप में किसी को गुरु बनाया है? हाँ ऐसे मतलब हमारा जो कंठी पहनते हैं ना सर, उनको मन बनाया हुआ है सर। बनाया हुआ है उनका, आपने क्या किया था? मतलब वो टाइम पे मतलब जब भी पहना था तभी मतलब जो पूजा पाठ करके किया था तभी, बस बाकी तो उसके नाम बाद जो। नहीं किया है कुछ भी? जी जी जी। आएगा प्रॉब्लम, साफ तौर पे आ रहा है, साफ तौर पे। ठीक है, और ये इस जन्म का भी नहीं है, मैं आपको प्योरली बता दूं। ठीक है, ये एनर्जी जो डिस्टरबेंस है ना, ये आपको कितने ही टाइम से। ठीक है, तो पहले तो आप उनके पास जाइए। उनका जो होता है, ठीक है, क्या होता है जब हम किसी एनर्जी के साथ जुड़ते हैं ना, तो उस एनर्जी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसको फॉलो नहीं करोगे ना, तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिस्टरबेंस बना रहेगा। और मेरे को साफ तौर पे आया कि आपके जो भौतिक रूप में गुरु है ना, उनकी तरफ से एक एनर्जी डिस्टरबेंस है और कुछ नहीं है। उसके लिए मतलब उनको जाके बात करना पड़ेगा। हाँ, उनको जाके बात करना पड़ेगा कि सर मेरे को ऐसा ऐसा बताया गया है, क्या करना चाहिए। वो आपको बताएंगे, उनका कुछ प्रोसेस होता है, कुछ ज्यादा प्रोसेस नहीं होता है। उनके कुछ नियम होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, 4 या 5 ही नियम वो आपको देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी क्योंकि कैसा लाइफ है वो, पूरी चेंज हो जाएगी। अगर समझो वो गुरु जी गुजर गए रह गए, मतलब जैसे अभी मैंने 30 साल पहले लिया था सर, उनके जैसे ये शिष्य, कंठी। अच्छा, तो शिष्य से फिर मिलना पड़ेगा वही, क्योंकि क्या उनके अभी। शिष्य से ले लीजिए, उनके शिष्य से मिल लीजिए। उसके बाद फिर आप डिसाइड करोगे कि आगे उनको कंटिन्यू रखना है, या फिर मैं मेरे इष्ट को मान के चलूँ, जो भी है। लेकिन उनकी एनर्जी है, उनकी एनर्जी है। ठीक है, उनकी एनर्जी डिस्टरबेंस भी क्रिएट करती है, कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है, फेल्यूर पास दोनों देता है। ऐसा नहीं बोले कि आप फेल्यूर ही थे,
ठीक है, आपने दोनों चीजें अचीव की है। ठीक है, आपकी हाँ लाइफ में पैसा भी आया, चला भी गया, नहीं भी ठीक। रुका, रुका भी। ठीक है, मतलब काम पूरी तरीके से नहीं रुक जाता है, लेकिन बनता हुआ बिल्कुल ऐसा लगता है ना अब तो हो ही जाएगा, तब जाके रुक जाता है। हाँ वैसा ही हो रहा है सर, ठीक काम है, मतलब फाइनलाइज होते होते लास्ट मोमेंट में लास्ट मोमेंट पे आके एकदम रुकेगा। तो वो कैंसल हो जाता पूरा का पूरा किनका किया धरा है, जो हायर एनर्जीज होती है उनका। ठीक है, मैंने क्योंकि वो चीज में मेरे को दिखी थी दूसरे तीसरे दिन से, लेकिन मैं नहीं बोला क्योंकि आपकी एज के हिसाब से तो मेरे को उस चीज को पिन करने का वो नहीं था। लेकिन फिर मैं सोचा आज आपने पूछा, इसी के लिए मैंने एग्जैक्टली बता दिया कि वो एनर्जी है, नहीं अदरवाइज वो आज भी अल्फा मैं बीटा, नहीं बोलता। नहीं वो अल्फा बीटा गामा का आपने बोला ना, तो मुझे वो थोड़ा दिमाग में आ गया कि मेरा जो लाइफ का जो स्ट्रगल है, फाइनेंशियल इश्यू जो अभी आया है, तो क्या उसका वो मतलब इससे कनेक्ट करके क्लियर कर सकते नहीं को, इसके लिए मैं पूछा सर। कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, अभी आपके सामने एक कांच की दीवार बनी हुई है, वो है आपके गुरुदेव की। उस तरफ है ना, वो एक्सरसाइज है। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो तो वो दीवार के उस तरफ देख नहीं सकते हो, पहले आपको वो जी दीवार तोड़नी पड़ेगी। जैसे ही दीवार टूटेगी फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करोगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत जी अच्छे मिरेकल जी रिजल्ट सर। मिलेगा। लेकिन ये दीवार तोड़ने के बाद, जब तक बीच में दीवार है आप दीवार के उस तरफ कैसे देख सकते हो? ठीक है, तो बीच ओके में सर। जो एनर्जी है उसको तो सेटल करना पड़ेगा, बीच में जो प्रॉब्लम है उसको सेटल करना पड़ेगा, बीच की चीजों को हटाना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। डन डन। डन। और किसी को कोई कंफ्यूजन? सर ये जो पर्सनैलिटी बताई चार तरफ, हम्म। हम्म। ऐसा चारों चीजें एक ही सब्जेक्ट में हो? 1 सेकेंड, क्या क्या आप क्या पूछना चाहते थे, मैं समझा नहीं। जो पर्सनैलिटी बताया आपने चार तरीके का, हम्म। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें ये चारों पर्सनैलिटी? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको खाली ये आइडेंटिफाई करना है कि अभी उसकी कौन सी पर्सनालिटी चल रही है जब हिप्नोटाइज होने आया है। ठीक है, चारों उसमें है, आपके पास आया और वो कर रहा है तो ऑडिटरी तरीके से करो, अगर वो इमेजिनेटरी कर रहा है तो उस तरीके से करो। तो लास्ट टाइम जब आपके पास है तब कौन सी पर्सनालिटी है वैसे बिहेवियर को चेंज कर लो। ठीक है, तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपके अकॉर्डिंग चलती जाएगी। ठीक है, और ये भी नहीं करना है तो कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो पीडीएफ है ना उसे कॉपी पेस्ट करो, पढ़िए बस। आपको पर्सनालिटी आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, पूरी तरीके से आप उसे समझ के कर सकते हो। डन। और कोई कंफ्यूजन? सर दिस ज्योति प्रातः करते समय लैम्प शुड बी केप्ट आई लेवल और नीचे रख सकते हैं, आंखों के सीधे में एकदम। स्ट्रेट आई लेवल। हाँ, आंखें ज्यादा ना नीचे देखना पाए ना ऊपर देखना पाए, एकदम सेंटर में बस। मैं कल मैं नीचे दिखा डिस्टर्बेंस थोड़ा आया था इसमें। कोई दिक्कत नहीं, आपको 2-3 बार फ्लेम आई गई, ऊपर से एक बार आई, एक बार नीचे से गई और ब्लिंकिंग हो रही थी फ्लेम, बंद आंखों से। ठीक है, आपने कितनी देर किया था? एक 3-4 मिनट किया था। 3-4 मिनट किया था। ठीक है, फ्लेम की जो मूवमेंट थी वो ऐसी ही थी कि चेंज हो रही थी? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है या सर के उधर नेटवर्क प्रॉब्लम है, पता नहीं, ब्रेक हो रहे हैं उनकी आवाज। शायद सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है। और किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ जी जी सर। मैम बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आज की क्लास अच्छी रही, और आपने जो हम्म। बताया मेरा मूड आज स्विंग कर रहा है, मूड ठीक नहीं हम्म। था तो हम्म। एक्चुअली वो चीज आई है। मैं एक चीज पूछना चाह रही थी सर, हम्म। जैसे क्या प्रोग्रामिंग होती है, जो आपने एक चीज बताया था ना कि एक आदमी रिसीव नहीं कर पा रहा प्रॉपर, हम्म। हम जो उसे बताना चाह रहे हैं और जो वो हमें समझाना चाह रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम्म। क्या हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये चीजें? हाँ, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप उसको देखिए, आप उसको देखिए, जब वो व्यक्ति किसी से बात कर रहा होगा, जब वो किसी को समझा रहा होगा, जब वो किसी को बता रहा होगा,
तो वैसे ही बोलेगा देखिए अपन लास्ट टाइम कितना हैप्पी थे, कैसी मोमेंट थी, क्या चीजें थी। मतलब वो थिंकिंग पैटर्न को ज्यादा फोर्स करेगा, थिंकिंग पैटर्न को, लास्ट टाइम गए थे मजा आया था, थिंकिंग पैटर्न को ज्यादा फोर्स करेंगे। ऑडिटरी वाला होगा वो क्या करेगा, बार बार बोलेगा ही, जाहिर सी बात है, हमें पता चल जाएगा, वो उसके मन में रहेगा नहीं, तो ऑडिटरी बार बार बोलेगा। विजुअलेटरी पर्सनालिटी वाला होता है ना, वो प्लानिंग बहुत करता है। अच्छा उस दिन जाना है, अभी से टिकट बुक करा लो, यहाँ से वहां जाऊंगा, फिर वहां से वहां जाऊंगा, वहां के लिए इतने पैसे बचाने, यहाँ के लिए इतनी चीजें करनी, होटल पहले से बुक कर लो, विजुअलेटरी। काइनेस्थेटिक थोड़ा सा टच फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना है तो उसे देखेंगे तो आप कुछ टाइम में ऐसे ऐसे अच्छा। करेगा अपने आप को, अपने आप को। या तो उसको लाइब्रेरी में बिठा दो, लाइब्रेरी में वो बैठ नहीं पाएगा, बोलेगा भाई वहां तो मेरा दम घुट गया था, अजीब सा हो गया था। क्यों नहीं बैठ सकता है वो लाइब्रेरी में, काइनेस्थेटिक, उसे फील नहीं होगा, उसे सांस भी लेगा उसे आवाज सुनाई देगी, मैं सांस ले रहा था मेरी आवाज आ रही थी, तो डर लगेगा उसे लाइब्रेरी में। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते जैसे हो। लोग बोल देते हैं सर, किसी को दो लोग हैं और रिलेशन में बोल दिया कि भाई वाइब नहीं आ रही, अब छोड़ दो मुझे। हम्म। तो जो बंदा ये बोल रहा है वाइब नहीं आ रही, तो उसका थॉट प्रोसेस यही होता है कि थॉट प्रोसेस यही होता है। अब उसको वाइब क्यों नहीं आ रही, एक सिंपल चीज मैं बताता हूँ वाइब क्यों नहीं आ रही। उसे ऐसा लगता है कि उसने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ रहा है। सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि वो व्यक्ति नहीं समझ रहा है। वास्तविकता में दोनों लोगों ने एफर्ट्स किए होते हैं, दोनों लोगों ने अपने आप में पूरी तरीके से अपने उस रिलेशन में जोर किया होता है, लेकिन दोनों लोगों को दोनों की गलती दिखती है। गलती दोनों हम्म। में से किसी की नहीं होती है। दूसरा व्यक्ति भी बोल रहा होता है आप तो मेरे प्रति उतने वो नहीं हो, मेरे प्रति इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है। पहला व्यक्ति भी ये चीज सोच रहा होता है लेकिन बोल नहीं पाता, क्योंकि उसे बोलने की आदत नहीं है ना, तो वो हम्म। अंदर ही अंदर से दब रहा होता है। तो इमेजिनेटरी व्यक्ति ज्यादा बोलेगा नहीं, उसे ऐसा कुछ फील होगा ना तो वो अंदर रखेगा। वो जब गुस्से में होगा ना तब अनशन बोलेगा, ठीक है। तो लड़के होते हैं ना, अक्सर गुस्से में आने के बाद कुछ भी बोल देते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्यों, क्योंकि वो तब वो सारी चीजें निकलती है। तो तो इमेजिनेटरी सर क्या ये पर्सनालिटी, बैलेंस है? ये क्या बैलेंस बिहेवियर है? हाँ बैलेंस ये जो, बिहेवियर है। अच्छा, ठीक, थैंक यू। इमेजिनेटरी है वो बैलेंस बिहेवियर है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही है, पर्सनालिटी समझने में दिक्कत हो सकती है, काउंसलिंग में दिक्कत हो सकती है, या इन सारी चीजों में दिक्कत हो सकती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए। दोनों व्यक्ति को मेडिटेशन में हम्म। भी क्या करना चाहिए, नॉर्मल जगह बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है और कुछ नहीं करना है। जितने हम्म। लोगों ने मेडिटेशन सीखा है, सांस लीजिए छोड़िए ये कीजिए वो कीजिए, वो मेडिटेशन के नाम पे टाइम पास है। उनको कोई आध्यात्मिक उन्नति उस मेडिटेशन से नहीं मिलेगी जो ये 10 दिन में दे देगा। जी। ये ऐसा मेडिटेशन, क्योंकि वास्तविकता में जब आप खाली बैठे होते हो कुछ नहीं कर रहे होते हो ना, तो विचार चलेंगे, विचार बंद होंगे, उसके बाद सारी चीजें चालू हो जाएगी। तो जब वो कुछ स्थिर होता है ना, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन वेव्स आपस में कोऑर्डिनेट कर लेती, माइंड और आपस में, सबके माइंड आपस में लिंक है। आज आप मेरी क्लास तक आए हो तो हमारा माइंड भी आपस में लिंक है, आपका माइंड मेरे थ्रू, मेरा माइंड आपके थ्रू, किसी के भी थ्रू हमारे माइंड कनेक्टेड है। जब हम्म। हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं या कई बार कुछ नहीं बोलते, सामने वाले व्यक्ति को फील क्यों हो जाता है, माइंड का कनेक्शन है। तो जब आप ट्रांस में जाते हो या जब मेडिटेशन में जाते हो तो वो माइंड आपस में वो एनर्जी को सेटल कर देता है, वो एनर्जी आपस में खुद सेटल हो जाती है, तो क्योंकि रिलेशन सर मेरे सुधरने किसी के बच, चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे किसी डियर वन के साथ हुआ है ऐसा, तो मैं इसलिए पूछ पाई, कोरिलेट कर पाई। तो आज ये भी चैप्टर आ गया, तो इसलिए हो ठीक है, सकता थैंक यू सर, थैंक है डन। देखिए आपकी लाइफ में, आप सभी की लाइफ में जुड़ी हुई मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो 5 दिन में ही आपको समझ में आ जाएगा। लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी के साथ ये इंसिडेंट हुए ही होंगे, ठीक है। तो 5 दिन के अंदर ही उन्हें आइडिया हो जाएगा। मेजर मेरी क्लासेस मेजर मेरी क्लासेस ऐसी होती है कि 5 दिन बाद उन्हें इस चीज का गम होता है कि क्लास खत्म क्यों हो रही है, ठीक है। यू। मेजर मेरी क्लासेस के मैं आपको फीडबैक दे दूंगा, यूट्यूब पे देख लीजिए। मेजर लोगों का यही कंसर्न होता है कि क्लास खत्म क्यों हो रही है, क्योंकि कंसर्न ये है कि हम लोग कहाँ तक उस चीज को समझ रहे हैं, हम लोग कहाँ तक उस चीज को सीख रहे हैं, हम लोग कहाँ तक उस चीज में डीप में जा रहे हैं। आप जितना डीप उतरोगे
उतना ज्यादा तेजी से काम करोगे। आप भी सेल्फ हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा तेजी से करनी है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने अंदर काम करना है, उसके बाद ही आप बाहर की क्रियाओं पे काम कर पाओगे। डन। और किसी को कोई कंफ्यूजन? सर आपने नीलेश पटेल जी को जो बताया था ना एनर्जी के बारे में, वो हिप्नोटिज्म के अंदर आता है या कुछ और साइंस ही है वो? गेंगडम विज्ञान है, गेंगडम प्लस मेडिटेशन। मैं दो तरीके की प्रणाली का इस समय इस्तेमाल कर रहा हूँ आप सभी की एनर्जी को देखने के लिए। मैं गेंगडम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्लस मेडिटेशन की मेरी खुद की पावर है जिसके जरिए। ठीक है। तो खाली नीलेश पटेल जी का नहीं, मैं काफी लोगों के बहुत डीप में जा सकता हूँ, लेकिन मैं लोगों के ओरा के अंदर जाना पसंद नहीं करता हूँ। जब तक मुझे ऐसा ना लगे कि तकलीफ है, तब तक मैं लोगों के ओरा में नहीं जाता हूँ। हाँ, कभी फन पार्ट में चला गया तो अलग है, फिर मैं ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा कि जो व्यक्ति ने शायद ही किसी और को बताई होगी। इतना डीप में भी जा सकता है। तो गेंगडम क्या होता है? मंत्र शक्ति। जब तक कोई मंत्र का इस्तेमाल नहीं होता है ना, एनर्जी बनती ही नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। ये पूरा ब्रह्मांड एक वाइब्रेशन से बना हुआ है, और वाइब्रेशन को आपको किसी न किसी तरीके से अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, आपको रिसीवर बनना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो? सैटेलाइट या छतरी बन जाते हो, फिर वाइब्रेशन किसी की भी ले सकते हो। जैसे आज आप मेरे बारे में कुछ सोचोगे तो क्या मुझे फील होगा, महसूस होगा? आपकी वाइब्रेशन क्या होगी? फ्रीक्वेंसी के रूप में जाएगी अनंत ब्रह्मांड में, फिर किसके पास जाएगी? जिसके बारे में सोचा है। अगर वो रिसीवर है तो उसको फील होगी, रिसीवर नहीं है तो चली गई। ठीक है। तो आपको भी, आप में से कई लोगों को यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, जिनको फील होता है। जैसे आपकी भी मैं बात करूँ तो आपको भी फील होता है, आपकी भी प्रिडिक्शन आती है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो आपकी प्रिडिक्शन है ना, ठीक है, वो कई बार आप मानते नहीं हो। ठीक है। कई बार मानते नहीं हो, मतलब कई बार आपको थोड़ा ऐसा फील हुआ कि ये शायद हो सकता है, या शायद ये चीजें हो सकती है सपने के माध्यम से या कहीं। वहां पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपका कई बार ऐसा हुआ है कि शायद ये भ्रम है। ठीक है। तो जो फीलिंग आती है ना कि शायद ये भ्रम है, तो वो होता है, वो वास्तविकता में रियल होता है। बाद में भले आपको फील हो कि नहीं यार ये मैंने क्यों सोचा, वो तो सच था, वो होता है। तो ऐसी एनर्जीज काम करती है, वहां पे आपको कितना रिसीविंग शक्ति है उस पर डिपेंड करता है। सर डन। इसका सर इसका आप कोर्स करवा चाहे सर? सर सारे कोर्स में करवाता हूँ, सारे कोर्सेज की डिटेल मैं आपको लास्ट डे पे भी प्रोवाइड करूंगा, और एडवांस लेवल की भी डिटेल प्रोवाइड करूंगा। लेकिन ये सारे कोर्सेज में कैसा होता है कि पहले हम लोग चेक करते हैं कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। देखिए मेरे कोर्सेज के प्राइस तो 25,000 से लेके 75,000 तक के। मेरा जो गेंगडम का कोर्स है ना, वो लगभग 25,000 का है, और एडवांस लेवल 25,000 का है। लेकिन जब कोई मेरे पास आता है ना, मैं मना कर देता हूँ। अगर उसके अंदर वो ऊर्जा ही नहीं है तो मैं क्यों खाली कोटा उसको बोलूं कि दीजिए 25,000? मैं मना कर देता हूँ। तो गैंगडम या मैग्नेटिज्म जब हम किसी को सिखाते हैं ना, प्योर तरीके से देख लेते हैं कि क्या उसके अंदर वो शक्ति है कि वो सीख पाएगा, क्या उसके अंदर चक्रों के अंदर वो ऊर्जा झेल पाएगा। अदरवाइज आपका शरीर है 5 वोल्ट का, मैं डायरेक्ट आपके अंदर 1200 वोल्ट डालूंगा तो क्या हालत होगी? शरीर के अंदर गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी ना कि आप सहन नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो वो सारी चीजों को मैच करके, ऊर्जा को बैलेंस करके फिर हम करते हैं। मैग्नेटिज्म पावर है ना, इतनी पावरफुल टेक्निक है, आप टेलीकिनेसिस कर सकते हो। आपके सामने कोई चीज पड़ी है, ऐसे करोगे वो हिलने लगेगी। आपके सामने कोई चीज पड़ी है, ऐसे खींचोगे वो अट्रैक्ट होगी। मैग्नेटिज्म की 2 साल प्रैक्टिस कर लो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, और प्लस आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान इट मीन्स, अगर आपने नोट किया हो तो आपके जो सवाल है वो मेरी एज के हिसाब से हो सकते हैं बड़े, लेकिन जो मेरे जवाब की फ्रीक्वेंसी है, मेरे जवाब देने के जो तरीके हैं, वो क्या लग रहा है यूट्यूब से सिमिलर है, क्या लग रहा है कहीं से पढ़े हुए, क्या लग रहा है, वो आप नहीं बता पाओगे। ठीक है। वो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये वो राज है जो अंदर से निकलता है। तो आपको अंदर झांकना पड़ेगा, बाहर कुछ नहीं। अपने अंदर जब झांकोगे तो आपको पता चलेगा कि एनर्जी किसको बोलते हैं। वास्तविकता में रियल लाइफ एनर्जी किसको बोलते हैं ना, वो हमारे अंदर है। डन। सर एक और सर की वो मसल रिलैक्सेशन का जो मेथड है ना, उससे क्या क्रॉनिक पेन्स वगैरह कम हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ओके वो कितना तो। क्रोनिक पेन है उस पर डिपेंड करता है, कम हो जाता है। ओके और कितना उसका सेशन कम से कम मिनिमम लेना पड़ेगा सर?
5 to 7, बड़ी प्रॉब्लम है तो 15। ठीक है, ओके। छोटी प्रॉब्लम है तो 5, उससे नॉर्मल प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा, थोड़ी और बड़ी प्रॉब्लम है 7, उससे बड़ी प्रॉब्लम है तो 15। क्या ट्यूमर, ट्यूमर जैसी चीजें ठीक होती है? ब्रेन ट्यूमर हो जाती है, एवीएन हो जाता है, एस्पाइस्टिक गैप हाँ। मिट जाता है, घुटनों के अंदर डिस्क स्लिप मिट जाता है। ठीक है, ये सब तो मैंने लाइव करे और हुए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और क्या बोल रहे थे आप? फिर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी आ रहा है मेरा वॉइस? हाँ वॉइस जी, ब्रेक हो रहा है आ आपका। रहा है, आ रही है सर। ओके। शायद आपके में अभी। नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीजें मैं कर चुका हूँ। ठीक है, जिनकी मैं चाहिए तो रिपोर्ट भी दे दूंगा, रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आप देखेंगे फर्स्ट स्टेज एंड नाउ, फर्स्ट स्टेज एंड नाउ। क्योंकि हिप्नोसिस में हम क्या कर रहे हैं? हम दवाई थोड़ी दे रहे हैं, हम उसके दिमाग को बोल रहे हैं बीमारी तो है ही नहीं, दिमाग मान चुका है बीमारी है ही नहीं, तो शरीर में बीमारी रहेगी कैसे? ठीक कर देगा। हमारे शरीर ने ही बीमारी बनाई है, क्यों बनाई? किसी के पास जवाब, बीमारी बनी क्यों? किसी को आइडिया हो, जिसने अच्छे से अध्ययन किया हो, या कोई डॉक्टर हो, या किसी के पास नॉलेज हो, या रैंडमली बताइए बीमारी बनी क्यों? क्या लगता है? जो सुना हुआ होगा बाहर बाहर से, एक्सटर्नल फैक्टर से जो सुना हुआ होता है वो हम्म। प्रोसेसिंग कर लेते हैं शायद। और एक और उनकी ही दिमाग में बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, इमोशनल फैक्टर्स हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, बहुत सारे कारण। ये सारे फैक्टर है, कार्मिक बंधन भी हो सकते हैं, सारे हाँ। फैक्टर है। लेकिन हाँ। मेन फैक्टर क्या है? फूड, खाना। सुबह उठे, खाना खा लिया, दोपहर होते होते दोबारा खा लिया, रात होते होते तीसरी बार खा लिया, बीच में टाइम मिला और खा लिया। शरीर को टाइम ही नहीं मिला कि भाई वो खाने को पचाने को छोड़ के कोई और काम करे। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, थोड़ी देर में उबासी आएगी, थोड़ी देर में से अजीब सा हो जाएगा, क्यों? शरीर को टाइम ही कहाँ मिला है कि भाई आपके खाने पचाने को छोड़ के कोई और कार्य कर पाए? फास्टिंग, फास्टिंग की टेक्निक क्यों आई? क्यों भारत में सालों से ऐसा कहा गया है कि अखातीज के दिन या इस दिन एक दिन व्रत कीजिए? वास्तविकता में, ताकि उस दिन आपके पाचन क्रिया को आराम मिले। पाचन क्रिया बंद है तो क्या हो गया? आपके शरीर की वो ऊर्जा कहाँ यूज होगी? आपके शरीर को हील होने के लिए, ठीक होने के लिए वो ऊर्जा यूज होने लगेगी। तो जब आप फास्टिंग करते हो ना, तो वो ऊर्जा जो बचती है ना, वो अपने आप को ठीक करने के लिए लगाती है। तो हम क्यों ने, हम एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट, हर हिप्नोटिज्म सेल्फ हिप्नोटिज्म है, हम तो खाली गाइड कर रहे हैं, हम तो खाली उसकी मदद कर रहे हैं, वो अपने आप हिप्नोटाइज हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि भाई मेरे तो हिप्नोटाइज नहीं होगा, आप करके दिखाओ, तो कोई नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो 1% उसके मन में इच्छा है, इसके लिए वो हो रहा है। तो हर हिप्नोथेरेपी सेल्फ हिप्नोथेरेपी है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। तो फास्टिंग भी एक नियम है, हल्का डाइट, डाइट भी सभी लोगों की गलत होती है, मेजर लोगों की गलत होती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से भी स्ट्रेस आता है। ठीक है, जिसमें कई लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति को नोट कीजिएगा, आप एक सर्वे कीजिएगा, आपके घर में अगर कितने भी मेंबर है ना, उनके खाने को देखिएगा, अगर जो तीखा खाता है ना उसका बिहेवियर देखेगा, मीठा ज्यादा पसंद करता है उसका बिहेवियर देखेगा, बहुत ज्यादा खाना खाता है उसका बिहेवियर देखेगा, जिसको कम खाता है उसका बिहेवियर देखेगा, सबके अलग अलग बिहेव होंगे। सेम, भले सेम पर्सनैलिटी के हो फिर भी। क्यों? फूड का बहुत इफेक्ट होता है हमारे शरीर पे, पाचन क्रिया पे। डन। और किसी को कोई कंफ्यूजन? जी सर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, बोलिए सर। मैं सर ये जानकारी चाह रहा था आपसे कि हाँ। जो एनर्जी की बात एक तो साथी ने कही, हाँ। तो क्या मेरे साथ कोई एनर्जी है या कोई डिस्टरबेंस है? एक क्वेश्चन। हाँ। दूसरा सर, जो आपने अभी बीच में पीडीएफ की बात करी थी, तो वो क्या हमें मिल पाएगा सर? कैसे मिल पाएगा अगर मिल पाएगा तो? पीडीएफ तो सर मैंने सुबह टेलीग्राम ग्रुप में डाला है। अच्छा, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिला है, उसमें वो पीडीएफ देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं, लेकिन उनके फाइल में वो सेव नहीं होगा।
ठीक है। सेव क्यों नहीं होता है? क्योंकि लिए अक्सर लोग पीडीएफ डाउनलोड करके लीक कर देते हैं। ठीक है। तो आपके पास वो लाइफ टाइम एक्सेस है, आप लाइफ में कभी भी उसको पढ़ सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन एज पर गैलरी में सेव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आपको मैं वापिस लिंक भेज दूंगा सर, उसे आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाएंगे और आपको डायरेक्ट सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। लेकिन सर वो सुबह किया था आपने जो लिंक भेजा था, लेकिन ओके। उस गूगल ने रिप्लाई कर दिया कि इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ये वेबसाइट जो है खतरनाक है, ये है, और रेड सिग्नल दिखा के वो कैंसिल कर दिया। मुझे भी पूछना पड़ेगा। एक काम कीजिए, कल मुझे वापस आप याद दिलाइएगा, मैं आपको ठीक। मेरे टीममेट का नंबर दे दूंगा, वो आपको सॉल्व करा देंगे। एक्चुअल में क्या है, प्ले स्टोर पे से कोई एप्लीकेशन है तो ऐसा बोलता नहीं है। ठीक है। अब बाकी मुझे भी आइडिया नहीं है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा। आप टेलीग्राम लिख रहे हो, बी ग्राम लिख रहे हो, गूगल बहुत सारे ग्राम है, टेलीग्राम में भी बहुत सारी चीजें आती है। कल याद दिलाएगा, मैं कौशिक भाई का आपको नंबर दे दूंगा, उनसे बात कर लीजिएगा, वो सॉल्व करा देंगे। सर ठीक है। आई वॉज एबल टू ओपन दैट, मेरा ओपन हो गया था सर। नहीं, ऑलमोस्ट लोगों का हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 14 लोग ज्वाइन हुए। मैंने देखा हम्म। था 14 लोग ज्वाइन हुए हैं सुबह। हम्म। शायद सर ने पहली बार डाउनलोड किया होगा ना, तो मे बी उनसे कोई और ऐप डाउनलोड हो गया होगा, या कोई और वर्जन डाउनलोड हो गया होगा, तो उसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है। और सर का जो पहला सवाल था एनर्जी का, ठीक है, जी एनर्जी उनके साथ इस समय भी दो है। ठीक है। इस समय भी उनके साथ दो एनर्जी है, एक पॉजिटिव है जो उन्हीं के साथ है, और एक नेगेटिव है जो उनके साथ है। ठीक है। नेगेटिव जो ऊर्जा है ना, वो ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन वो थॉट प्रोसेस पे उनके इफेक्ट कर रही है। थॉट प्रोसेस पे मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई कोई ऊर्जा है या कुछ ऐसा है, लेकिन एक ऐसी डिस्टरबेंस ऊर्जा है, डिस्टर्बिंग ऊर्जा है, जो थोड़ा सा आपको नकारात्मक चीजों की तरफ ज्यादा रखती है। नकारात्मक यानी थोड़े से अगर आपके ऊपर प्रेशर आएगा ना, तो आप स्ट्रेस में चले जाओगे थोड़ा सा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा स्ट्रेस वाली चीजें बहुत जल्दी होती है, लेकिन उस चीज से आप बहुत जल्दी उभर भी जाओगे। उभर जाओगे इट मीन्स बाहर जल्दी आ जाओगे। जितना वही सिचुएशन का अगर आप अपने फैमिली मेंबर या किसी और व्यक्ति पे देखोगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आप पे इतना नहीं पड़ेगा। आप बहुत जल्दी हील हो जाओगे या बाहर आ जाओगे लाइटली लेके। तो वो ऊर्जा किसकी है? आपके घर के एक एनर्जी की है। ठीक है। आपके घर में भी एक एनर्जी उनकी ऊर्जा है, जिसमें से हम पितरों को ही बोल सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। आपके घर में कोई ऊर्जा पितरों में बैठे हुए? शायद मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ, पितरों का तो लगातार हम सुबह शाम नाम लेते ही हैं सर। उनको जल वल देते हैं सुबह को, हम्म। जब सूर्य को, तो उनको स्मरण करते ही हैं। हाँ, तो बस उसी के लिए वो एनर्जी आपके हित में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 3 दरबार हैं सर, सिद्ध दरबार है वो, माता जी का, हम्म। और लड्डू गोपाल का, हनुमान जी का। हनुमान हम्म। चालीस सुबह शाम डेली पढ़ता हूँ पिछले 6-7 साल से। हम्म। हाँ, और उनके दर्शन भी मैंने फील किए हैं सर। तो इसलिए मैंने आपको जो एनर्जी की बात आई, तो मैंने कि मैं आपसे एक क्वेश्चन रखूं, ताकि मेरा कुछ कंफ्यूजन खत्म हो सके। नहीं, क्लियर। कंफ्यूजन देखिए, मैंने आपको बोला ना एनर्जी तो काफी सही है। खाली वो जो मैंने डिस्टरबेंस वाली एनर्जी बोली है ना, वो भी क्यों है, क्योंकि लिए आपने कुछ मंत्रस भी उठाए थे बीच में। जी जी। ठीक है, और वो बीच में छोड़ दिए। जी जी। वो छोड़ने नहीं चाहिए। कभी कोई जी चीज उठाओ तो या तो उसकी विधि करो या उसको कंप्लीट करो, बीच में कभी मत छोड़ो। आपने बीच में छोड़ दी है उन्हें। सर, तो वो जो जैसा। इनकम्प्लीट छोड़े ना, उनकी एनर्जी आपको डिस्टरबेंस दे रही है, और कुछ नहीं है। थैंक यू सर। और वो मंत्र भी एक नहीं थे। ठीक है, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ ना, थोड़े दो या तीन थोड़े अलग लेवल के थे। जी जी। ठीक है, जिनका आपने जाप किया होगा या फिर रिपीटेटिवली प्रैक्टिस किया होगा, जो भी किया है, एनर्जी मुझे बहुत डीप में आ रही है, तो उसके लिए। हाँ, वो लगातार चलते ही रहते हैं सर मंत्र, तो वो कभी कभार कोई इत्तेफाक हुआ तो बीच में ब्रेक हो गया, नहीं तो रेगुलर रहता है। हम्म। तो उसे कंटिन्यू रखिए। उसमें से कुछ कुछ मंत्र रेगुलर है, लेकिन कुछ आपने पहले इनिशियल डेज में चालू किए थे, वो बिल्कुल छोड़ दिए। ठीक है। जिसको हम लोग बीज मंत्र में ले सकते हैं, बीज मंत्र हो सकते हैं, या फिर कोई तो
साबर मंत्र नहीं है, बीज मंत्र है ये। ठीक कह रहे हैं सर। हम्म। साबर मंत्र आपके पास इस समय कोई भी नहीं है, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है सारे बीज मंत्र है। हाँ, सारे बीज मंत्र है सर। ठीक है, तो वो बीज मंत्र का ही है। तो बीज मंत्र क्या है, एक एक्सट्रीम लेवल की ऊर्जा देता है, बहुत बहुत बिग लेवल की, तो उसकी वजह से वो दिक्कत आती है। हम्म। देन और कोई कंफ्यूजन किसी को? जी बोलिए सर। अनम्यूट कीजिए। जी हाँ सर। सर। सर इसमें मुझे हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है। ओके। तो क्या इसका कुछ कारण पता चलता है ना? अभी आपको? हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, मेरी तबीयत बीच में खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। हम्म। और अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाया हूँ। देखिए मेरी तरफ से देख बोलूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही है, ये नेचुरल है। ठीक है। बहुत ज्यादा वैसा, मतलब अगर मैं बोलूँ ना कि बहुत डीप में जाना है या देखना, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कार्मिक है और कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा बहुत तो सबके में रहता है ना, वैसा सीन है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डीप नहीं है। फिर भी अगर एग्जैक्टली देखना है तो कल मुझे क्लास में याद दिलाइएगा, तो मैं कल एग्जैक्टली बता दूंगा। ठीक है। ठीक है सर। बाकी बहुत डिटेल में नहीं दिख रहा है मेरे को कुछ भी। थोड़ा सा वो जो बोलते हैं ना कि हमारे कुछ कार्मिक भी होते हैं जो हमको थोड़ा बहुत इम्पेक्ट करते हैं, वही है और कुछ भी नहीं है, और वो सबकी लाइफ में रहते हैं। ठीक है, तो वो जी। सबकी लाइफ में होते हैं, तो वो कभी उताओ कभी चढ़ाओ, कभी उताओ कभी चढ़ाओ चलता है, तो वो आम बात है। ये असल में मैंने मार्च में क्लास लिया था आपका। हम्म। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, फिर इधर प्रैक्टिस मेरा बंद हो गया। ओके। तो इसलिए मैंने दोबारा क्लास लिया है। अच्छा, आपने मार्च में लिया हालांकि था? जी। ओके। तो कोई याद नहीं है स्टार्ट में एग्जैक्टली आपके साथ और कौन थे बैच में? एक उड़ीसा के थे, कोई 3-4 लोग थे। ओके। हम्म। हम्म। हाँ समझ गया, ओके, हाँ 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 हाँ। हाँ, प्रिंस नाम था। ओके समझ गया। तो आप तो काफी मतलब उस समय वाले बैच में थे, जब हम लोग रिकॉर्डिंग हाँ भी वो नहीं तो। देते थे। हाँ तो रिकॉर्डिंग नहीं होता था। व्हाट्सएप में लाइव तो मैं क्लासेस तो भी कई बार करते थे। जी जी। that- हाँ मतलब बड़े को तो ये हो जाता है। हम्म। ये बच्चों में थोड़ा सा है। हम्म। और प्रैक्टिस मतलब हमारा सही चल रहा था, फिर तबीयत खराब हो गया बीच में। फिर हम्म। ब्रेक हो गया कई चीजों का। नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके हेल्थ को कल थोड़ा सा डिटेल में आइडेंटिफाई करेंगे। कार्मिक बंधन ही मुझे दिख रहा है, और मैं कभी भी कार्मिक बंधनों को नहीं छेड़ता हूँ। अब अगर यहाँ पे छेड़ के आप जी प्रॉब्लम सोल्व करा लोगे, नेक्स्ट जन्म में परेशान होना, इससे अच्छा इस जन्म में परेशान हो के अगले जन्म को बचा लो। ठीक है, तो कार्मिक बंधनों को मैं नहीं छेड़ता हूँ, उसके लिए जितना हो सके ना उसे चलने देता हूँ। ठीक है, बाकी कोई चीज होती ना तो मैं आपको ब्रीफ कर देता कि इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन कार्मिक बंधनों को मैं अवॉइड करता हूँ। कई लोग करवा देते हैं, बट वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कल मैं एग्जैक्टली आपको बता दूंगा। ठीक है। डन डन। थैंक यू। वेलकम। और किसी को कोई कंफ्यूजन? अदरवाइज अपन क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। कल आप सभी लोग त्राटक और सेल्फ अपना हिप्नोसिस करके आइएगा। कल के अनुभव के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, और कल हिप्नोसिस की सारी टेक्निक मैं आपको बता दूंगा। परसों हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट चीजों को आपका कवर अप हो जाएगा, और ऑलमोस्ट चीजें आप पूरी तरीके से जान जाओगे। डन। आज यहीं पे अपन खत्म करते हैं। चलिए, नमस्कार एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू गुड सर, नाइट, थैंक यू वेलकम। सो मच।